हेलो हेलो हेलो। यस, व्हाट्स अप गाइस, कसं काय? अभी शुरू करेंगे आज मस्त 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 टॉपिक दैट इज कैपिटल गेन्स। स्टार्ट करने के पहले एक बार मुझे फटाफट बताओ ना वेदर माय ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। एक बार फटाफट मुझे बता सकते हो क्या? और जरा फटाफट लाइक करो यार, कंजूस लोग। फटाफट लाइक करो, और अगर आप नए रहोगे चैनल पे तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज आज का अपना फोर्थ सुपर रिवीजन सेशन है। हम लोग ने कल पीजीबीपी किया, उसके पहले हाउस प्रॉपर्टी किया, उसके पहले हम लोग ने रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी किया था। आई होप दैट आपको वो तीनों सेशंस काफी अच्छे लगे होंगे। आज के दिन पे हम लोग कंप्लीट करेंगे कैपिटल गेन्स का चैप्टर। नाउ कैपिटल गेन्स का चैप्टर ये टाइम पे इतना मतलब वो मोस्ट वांटेड चैप्टर लोगों के लिए, बिकॉज कैपिटल गेन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं। नाउ ऑफ कोर्स अभी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर इसमें अमेंडमेंट जो आए हैं वो अमेंडमेंट्स कैसे, मतलब पूरा चैप्टर चेंज हुआ है क्या? ऐसा नहीं है दोस्त, पूरा चैप्टर चेंज नहीं हुआ है। उसमें 70% ऑफ द चीजें तुम लोगों को सेम लगेगी, बट 30% भी बहुत ज्यादा बोल दिया एक्चुअली। सॉल्व करने का तरीका काफी चेंज हुआ है, तो वो एक पॉइंट है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। एक बार मुझे बताओ, इज एवरीबडी रेडी? कैन यू प्लीज टेल मी, इज एवरीबडी रेडी फॉर टुडेज सेशन? और आज एक स्पीड से हम लोग जाएंगे। स्पीड मतलब एक नॉर्मल डिसेंट स्पीड जो हम लोग ने कल कल हम लोग ने फॉलो किया था पीजीबीपी के लिए, सेम लेवल का स्पीड हम लोग आज रखेंगे एंड विल ट्राई टू फिनिश कैपिटल गेन्स इन द इफेक्टिव वे। ठीक है? ओके सर, कैपिटल गेन्स का चार्जिंग सेक्शन क्या है? कैपिटल गेन्स अभी सब लोग पूरा फोकस से देखना, 2 घंटा मेरे साथ रहना, मैं तुम लोगों का कैपिटल गेन पूरा सॉर्ट करवाऊंगा, पूरा पूरे ऐसे फोकस के साथ पूरा पूरा चैप्टर देखना। सबसे पहले सर, कैपिटल गेन जो है, कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन क्या है? चार्जिंग सेक्शन इज सेक्शन नंबर 45। एकदम सिंपल बात बोली जाती है सेक्शन नंबर 45 में, दैट इज देयर हैज टू बी अ कैपिटल असेट एंड दैट कैपिटल असेट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड। मतलब वो एक कैपिटल असेट होना चाहिए, उसके बाद वही कैपिटल असेट क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ये हुआ देन इन दैट केस तुम लोगों को कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। कभी मालूम है? इन द ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। जो साल में ट्रांसफर हुआ वो साल में तुम लोगों को कैपिटल गेन गवर्नमेंट को जाके पे करना पड़ेगा। ओके सर, ये तो समझ में आ गया, देयर हैज टू बी अ कैपिटल असेट एंड कैपिटल असेट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट? एकदम सिंपल मीनिंग है, कैपिटल असेट इंक्लूड्स ऑल द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। मतलब जो भी आजू बाजू दिख रहा है वो सब कुछ क्या है? कैपिटल असेट्स है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। वो तुम लोग बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो या बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हो, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। बराबर एकदम। बट देर आर सर्टन एक्सक्लूजन विच दे हैव गिवन एंड दे हैव सेड दैट ये जो चीजें है ना, उसको हम लोग कैपिटल असेट नहीं बोलेंगे। सबसे पहले चीज, स्टॉक इन ट्रेड। अगर तुम लोग ने स्टॉक इन ट्रेड बेचा हो देन इन दैट केस वो पीजीबीपी के अंदर ऑलरेडी टैक्स होता है, इसकी वजह से स्टॉक इन ट्रेड बेचने पे कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज पर्सनल इफेक्ट्स या पर्सनल असेट्स जो होते हैं, मतलब वो जो मूवेबल प्रॉपर्टीज क्या है? जो मूवेबल प्रॉपर्टीज तुम लोग पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो वो क्या होता है? कैपिटल असेट में फॉल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो पर्सनल इफेक्ट्स में आता है। वो बेचा तो कैपिटल असेट नहीं होगा। बट पर्सनल इफेक्ट्स के उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दिए। मतलब ये जो पर्सनल इफेक्ट्स है, भले वो पर्सनल इफेक्ट्स है, बट तो भी हम लोग उसको कैपिटल गेन, कैपिटल असेट में इंक्लूड करेंगे, और ये बेचने पे कैपिटल गेन लगेगा। ज्वेलरी का स्पेलिंग गलत है, मुझे मालूम है। देखो, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, इस पे कैपिटल गेन लग जाएगा। तो सर ये दो हो गए, स्टॉक इन ट्रेड हो गया, पर्सनल इफेक्ट्स हो गए। तीसरा आता है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। सर ये क्या होता है? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अगर मैंने बेचा तो उस पे कैपिटल गेन्स, मतलब कैपिटल असेट वो नहीं माना जाएगा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड? एनी लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया इज कॉल्ड एज, सॉरी एनी लैंड नहीं, एनी एग्रीकल्चरल लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया, इसको बोला जाता है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। But sir, what is the meaning of rural area? Rural area is that area which is not an urban area. मतलब जो अर्बन एरिया नहीं है वो क्या माना जाएगा? रूरल एरिया माना जाएगा। सो हम लोगों को क्या डिफाइन करके दिया है? अर्बन एरिया डिफाइन करके दिया है। अगर अर्बन एरिया के अंदर तुम्हारा एग्रीकल्चरल लैंड है, वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बन जाएगा, और वो अगर बेचा तो उस पर कैपिटल गेन लग जाएगा। बट अगर वो जो एरिया है वो एरिया के बाहर है मेरा लैंड, देन इन दैट केस वो
रूरल एरिया में है, तो इसकी वजह से रूरल एग्रीकल्चरल लैंड वो बन जाएगा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बन एरिया? एकदम सिंपल है, इधर देखो, अगर ऐसा कौन सा म्युनिसिपल एरिया है जिसका पॉपुलेशन इज मोर देन इक्वल टू और मोर देन 10,000, जिसका पॉपुलेशन इज इक्वल टू और मोर देन 10,000, दैट एंटायर एरिया विल बिकम व्हाट? अर्बन एरिया। अगर तुम्हारा पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 बट अप टू 1 लाख होगा, तो सिर्फ ये एरिया नहीं, इधर से लेके 2 किलोमीटर तक जो भी एरिया है वो पूरा एरिया क्या माना जाएगा? अर्बन एरिया माना जाएगा। एकदम बराबर, इधर तक 2 किलोमीटर। कितना पॉपुलेशन? मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख। बराबर। अगर तुम्हारा जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 1 लाख है एंड अप टू 10 लाख है, देन इन दैट केस इधर से लेके 6 किलोमीटर दूर जो भी एरिया बनेगा वो भी क्या माना जाएगा? अर्बन एरिया माना जाएगा। एकदम बराबर। ये बहुत गंदे आ रहे हैं सर्कल्स, पर ठीक है। ये कितना? 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर से कितना? मोर देन 1 लाख, लेस देन और इक्वल टू 10 लाख। ओके, इधर से अगर मैं 8 किलोमीटर दूर गया, मतलब अगर मेरा पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख, देन इन दैट केस वो जो एरिया होगा, सेंट्रल एरिया, सेंटर पॉइंट जो होगा उधर से 8 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर पूरा जो एरिया है वो क्या माना जाएगा? अर्बन एरिया माना जाएगा। इफ योर लैंड इज सिचुएटेड एनीवेयर हियर, तो वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बन जाएगा। बट अगर तुम्हारा लैंड इधर किधर है, तो वो क्या बन जाएगा? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। एकदम मस्त। और लास्ट कुछ पॉइंट्स है वो गोल्ड बॉन्ड्स, 7% गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ये सब भी, इस पे भी कैपिटल असेट नहीं लगता। वो कैपिटल असेट नहीं है, इसकी वजह से कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। एकदम बराबर है। आई होप यू आर क्लियर विद द कैपिटल असेट के एक्सक्लूजन। और एक चीज है, अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, फिर कोई है, उसके कोई सिक्योरिटीज इंडिया में होंगे, तो वो भी एक कैपिटल असेट ही माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर के डेफिनेशन में एक्चुअली हम लोग आगे जाके सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो अभी हम लोग एक एक चीज नहीं पढ़ेंगे। जस्ट एक दो चीज तुम लोगों को बोलता हूँ। सेल होता है, एक्सचेंज होता है, रेलिंक्विशमेंट ऑफ असेट होता है, अगर मेरा कौन सा राइट है वो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट हो गया, कंपल्सरी अक्विजिशन हो गया। तो ये सब चीजें हम लोग ट्रांसफर के डेफिनेशन में जो जो चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज सर टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट। एकदम सिंपल है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, इधर तक तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अभी कभी माना जाता है वो शॉर्ट टर्म और कभी माना जाता है वो लॉन्ग टर्म। सब लोग इधर पूरा फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म कभी और लॉन्ग टर्म कभी। If the asset is acquired prior to 23/7/2024, क्या किया मैंने? 23/7/2024 के पहले अगर असेट अक्वायर किया है, देन इन दैट केस जो अपना पहले का लॉ था, क्या था पहले का लॉ? 36 मंथ्स के ज्यादा होगा तो इट इज लॉन्ग टर्म। कोई कोई लोगों के लिए, कोई कोई एसेट्स के लिए 12 मंथ्स था, कोई कोई एसेट्स के लिए 24 मंथ्स था। 12 मंथ्स के लिए कौन सा था? जुस। जुस मतलब, जेड मतलब जीरो कूपन बॉन्ड, यू मतलब यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, एंड एस मतलब सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जीरो कूपन बॉन्ड, units of equity oriented mutual funds and securities which are listed on recognized stock exchange, basically listed securities, उनको लगता है 12 महीना। बराबर। 24 मंथ्स कभी था? लैंड और बिल्डिंग एंड अनलिस्टेड शेयर्स, इसके लिए कितना था? 24 मंथ्स था। और बाकी सब जो असेट्स है उसके लिए कितना था? 36 मंथ्स था। बराबर। इफ द असेट इज acquired prior to 23/7/24, the period of holding is going to be this. But if the asset is acquired on or after 23/7/2024, then in that case, the period of holding to identify whether it is short term or long term is going to be 12 months and 24 months. That's it. There is no 36 months now, right? So 12 months के same ZUS, zero coupon bond, units of equity oriented mutual funds, and S मतलब क्या? Securities listed on recognized stock exchange. और बाकी सब असेट जो है वो किधर फॉल हो जाएंगे? 24 मंथ्स में फॉल हो जाएंगे। तुम लोगों को ये अटेम्प्ट्स के लिए, मतलब 2025 में जो जो एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये डेट याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम बराबर, एकदम सही है। बढ़े आगे। सब लोग क्लियर है? इधर तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है? एक बार फटाफट कंफर्म करो। जस्ट एक और एक चीज, कि जब भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, तभी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम लोग ने कुछ क्वेश्चन पूछा, मैं नहीं आंसर कर पाया,
तो मैं वो नहीं आंसर कर रहा हूँ डेलिबरेटली बिकॉज़ एक छोटा सा रिदम वो मेंटेन हो और पूरा अपना जो रिवीजन होगा वो अच्छे से कंप्लीट हो। ना ठीक है? तो एकदम बिल्कुल भी बुरा मत मानना। ठीक है? ओके। सर अगर मेरा लैंड एंड बिल्डिंग अगर होगा तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लैंड है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग जो है वो 1 साल पहले मैंने बिल्ड किया था और लैंड जो है वो 20 साल से है। अभी मैंने वो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों बेच दिया। सो कहने से बिल्डिंग पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा और लैंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। यस। सो बात को एक चीज समझो कि अगर ऐसा हुआ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का खेल, तो हम लोगों को दो अलग-अलग कंप्यूटेशंस करने पड़ेंगे। लैंड का कंप्यूटेशन अलग एंड बिल्डिंग का कंप्यूटेशन अलग। अंडरस्टैंडिंग? ये चीज याद रखना। सर हाउ डू वी कंप्यूट द कैपिटल गेन्स? सेक्शन नंबर 48 के अंदर उन्होंने कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स का तरीका बताया। सबसे पहले आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज जो पैसा मिला वो हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। माइनस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस। माइनस क्या करूंगा मैं? ट्रांसफर एक्सपेंसेस। आई विल गेट नेट सेल कंसिडरेशन। बराबर। उसके बाद दो चीज माइनस करेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और मुझे अल्टीमेटली मिलेगा कैपिटल। ठीक है? परफेक्ट, एकदम सही है। ओके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ द ओके, व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सेशन? जो इंडेक्सेशन है वो लिखा है सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन नंबर 48 के अंदर। सर इंडेक्सेशन बेनिफिट कभी मिलता है? इंडेक्सेशन बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे मिलता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे नहीं मिलता है। नाउ इस पे अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट जब भी हम लोग टैक्स रेट्स डिस्कस करेंगे तभी ये अमेंडमेंट्स तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे कभी भी इंडेक्सेशन मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है? परफेक्ट है। मतलब क्या है इंडेक्सेशन, होता क्या है? देखो 2001 का एसेट है, मैंने वो 2001 में 1 लाख रुपीस में परचेज किया था, मैंने 2024 में वो बेच दिया। ठीक है? तो एफवीओसी आएगा, ट्रांसफर एक्सपेंस आएगा, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, तो मैं 1 लाख कंसीडर करूं क्या? वो तो गलत हो जाएगा ना दोस्त, बिकॉज़ 1 लाख रुपए का वैल्यू 2001 का वैल्यू है। सो डोंट यू थिंक उसपे इंडेक्सेशन मिलना चाहिए मुझे? एब्सोल्युटली राइट, मुझे इंडेक्सेशन उसमें मिलना चाहिए। तो मतलब वो जो वैल्यू है 1 लाख रुपीस का, वी नीड टू गेट पुल इट अप टू गेट टुडेज वर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। वो आज के एसेट का वर्थ कितना होगा, वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है इंडेक्सेशन यूज करके। एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम। चलो अभी हम लोग देखते हैं, इफ द असेट इज अक्वायर्ड प्रायर टू 1401, इफ द असेट इज अक्वायर्ड प्रायर टू 1401, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज गोइंग टू बी एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1401, विच एवर इज हायर। एकदम बराबर। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का क्या सीन है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर प्रायर टू 1401 किया है तो यू नीड टू इग्नोर इट, बट अगर पोस्ट 1401 किया होगा, मतलब ऑन और आफ्टर 1401 किया होगा, इन दैट केस इंप्रूवमेंट नॉर्मल जो है वही कंसिडर किया जाएगा, और इंडेक्सेशन लगा तो इंडेक्सेशन लगा दो। मेन क्या है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्रायर टू 1401 नीड्स टू बी कंसिडर्ड एज जीरो, मतलब इग्नोर करना है। ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन नंबर 48 किसके बारे में बात करता है? जब भी कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडियन शेयर जब भी परचेज सेल करता है, उसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। असेसी कौन है? असेसी इज अ नॉन रेजिडेंट, वो फॉरेन कंपनी भी हो सकता है। असेट शुड बी शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, ये भी ठीक है। उन्होंने कैसे लेना चाहिए वो? उन्होंने लेना चाहिए इन अ फॉरेन करेंसी बाय वे ऑफ परचेज और री इन्वेस्टमेंट। ठीक है? कभी भी याद रखना, कभी भी फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन नंबर 48 लगता है तो उसमें देयर इज अ बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है आईएनआर फिगर्स इनटू फॉरेन करेंसी, INR figures into foreign currency. Next step is compute capital gains in foreign currency. And then third point is, एक बार compute किया capital gain, reconvert that capital gain into INR. बेसिकली एक चीज याद रखना, हम लोग जब भी कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे तभी अपना कंप्यूटेशन फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, बट वो कंप्यूटेशन में एफवीओसी लगता है, ट्रांसफर एक्सपेंस लगता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लगता है। ये सब कुछ अगर आईएनआर में दिया होगा तो हम लोगों को किस में चाहिए? हम लोगों को चाहिए फॉरेन करेंसी में। इसके वजह से सबसे पहले कन्वर्ट करो दैट आईएनआर इनटू फॉरेन करेंसी। चारों चीजें, एफपीओसी, ट्रांसफर एक्सपेंस,
क्या बोला मैंने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सब कुछ क्या करो, कन्वर्ट करो. We get the answer in capital gain answer in foreign currency and then reconvert it into INR. सर हम लोग रेट्स कौन से यूज करेंगे फर्स्ट वाइल कंप्यूटिंग द, मतलब फर्स्ट फॉर कन्वर्टिंग द फिगर्स इनटू फॉरेन करेंसी, जो फर्स्ट स्टेप करना है सर, उसके लिए रेट कौन सा, देखो सेल कंसिडरेशन जो होगा उसके लिए करना है एवरेज ऑफ टीटीबीआर एंड टीटीएसआर. टीटीबीआर मतलब टीटीबीआर मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट एंड टीटीएसआर मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट. ठीक है, ये कभी करना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. ठीक है, अभी दूसरा ट्रांसफर एक्सपेंस. ट्रांसफर एक्सपेंस कैसे करेंगे, सेम चीज, एवरेज ऑफ टीटीबीआर एंड टीटीएसआर, ये कौन से दिन पे, डेट ऑफ ट्रांसफर. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा तो सेम चीज, एवरेज ऑफ टीटीबीआर एंड टीटीएसआर, बट इसका डेट कौन सा होगा, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. ये सब चीजें मिलने के बाद तुम लोगों को एक फिगर मिलेगा, दैट इज कैपिटल गेन का फिगर, और वो मुझे क्या करना है, वापस रिकन्वर्ट करना है इनटू इंडियन करेंसी. और वही लिखा है कैपिटल गेन जो मिला, जो फॉरेन करेंसी में होगा, वो आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, वो करने के लिए मुझे करना पड़ेगा टीटीबीआर ओनली एंड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर जो भी टीटीबीआर है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, वो यूज करके हम लोग वो रिकन्वर्ट करके आईएनआर में लेके आएंगे. एकदम बराबर. ओके, नेक्स्ट पार्ट ये आता है, दैट इज सेवेंथ प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 48. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेवेंथ प्रोविजो. सेवेंथ प्रोविजो मतलब जब भी हम लोग रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, सेल और परचेज का, तभी हम लोगों को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ता है. ठीक है, जब भी हम लोग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं, कैन आई से दैट इज माय कॉस्ट, यस एब्सोल्युटली. will can I get a deduction of this cost while computing my capital gains? आंसर इज नो. एसटीटी का मुझे कभी भी डिडक्शन नहीं मिलता है. एसटीटी का कभी भी डिडक्शन नहीं मिलता है. ओके, लेट्स डिस्कस सर्टेन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस इन सर्टेन केसेस. देखो, इन केस ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, टेनेंसी राइट जो होता है, लूम आवर, जो सुई धागा में तुमने देखा होगा, अगर कौन सा मशीनरी मुझे यूज करना है तो 2 घंटा 3 घंटा मिलता है, उसको लूम आवर्स बोलते हैं. रूट परमिट्स अगर मैंने बेच दिए, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा. आई विल टॉक अबाउट गुडविल फर्स्ट. अभी गुडविल मतलब समझ में आ जाएगा. अगर वो एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा कुछ गुडविल बनाया, मेरे अमित महाजन क्लासेस का मैंने गुडविल बनाया, ठीक है, महाजन वर्चुअल्स का मैंने गुडविल बनाया. वॉट एवर गुडविल आई हैव मेक आई एम सेलिंग, आई हैव मेड, आई एम सेलिंग दैट गुडविल टू समबडी एल्स. मैं बोल रहा हूँ कि अभी बस हो गया, बस बढ़ाना, एक काम करता हूँ, मैं दूसरे को दे देता हूँ मेरा गुडविल, तो वो संभाल लेगा. मैंने तुम लोगों पे भरोसा रखा और तुम लोगों को मैंने वो गुडविल बेच दिया. यू पेड मी 10 करोड़ रुपीज फॉर दैट. तो जो भी 10 करोड़ रुपया तुम लोग ने मुझे दिया, वो मेरे लिए एफईओसी बन जाएगा. बराबर. माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे लिए क्या है, आई हैव, डिड आई परचेज दैट गुडविल फ्रॉम समबडी एल्स, नो, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज. बट अगर वो गुडविल किसी परचेस्ड होगा, तो जितना भी परचेज प्राइस होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर कॉस्ट. सो अगर तुम लोग ने आगे वो गुडविल बेचा, तो तुम्हारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, जो तुम लोग ने मुझे पे किया था, दैट इज 10 करोड़ रुपीज. अंडरस्टैंडिंग. आगे जाते हैं बोनस से. बोनस का बात करते हैं. अगर बोनस शेयर्स अक्वायर हुए हैं, मतलब मिले हैं प्रायर टू 1401, देन इन दैट केस हम लोग देखते हैं एफएमवी एज ऑन 1401 इज द आंसर एज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. बट अगर गुडविल मुझे मिला है, सॉरी, मुझे अगर बोनस शेयर्स मिले हैं ऑन और आफ्टर 1401, देन इन दैट केस द कॉस्ट इज गोइंग टू बी व्हाट, निल. ठीक है, बोनस शेयर्स. ठीक है, ओके. सर राइट शेयर्स का एग्जांपल दे सकते हो क्या. सर राइट शेयर्स मतलब होता क्या है कि सिंस इफ द कंपनी फील्स दैट, ये जो बंदा है ना शेयर होल्डर, दिस शेयर होल्डर इज वेरी लॉयल टू मी, ये कंपनी को अगर लगा कि बहुत अच्छा लॉयल शेयर होल्डर है, देन इन दैट केस उनको क्या दिया जाता है, राइट शेयर्स इशू किए जाते हैं लॉयल्टी के लिए. अच्छा, मतलब बेसिकली शेयर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंटेड प्राइस. अगर उसका मार्केट वैल्यू चल रहा है 1000 रुपीज, तो तुझे वही शेयर्स दे देंगे 700 रुपीज में. इसको बोला जाता है राइट शेयर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. बराबर है. मैंने तुम लोगों को राइट शेयर्स दिए, तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस है वो राइट शेयर्स जो मिला है वो करने के लिए. ठीक है, क्या करना है वो राइट शेयर्स का. यू कैन ईदर से यस, हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन परचेसिंग एट 700. सेकंड इज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन परचेसिंग एट 700. और थर्ड वन, यू कैन ऑल्सो रिनाउंस इट. यू कैन ऑल्सो रिनाउंस इट. यू कैन गिव द सेम ऑफर टू समबडी एल्स, जो तुम लोगों को जो भी पहचान का होगा उसको. अगर तुम लोग ने ये परचेज किया, तो कैन आई से यू विल पे 700 टू द कंपनी. यस. तो तुम्हारे लिए कॉस्ट क्या बन जाएगा, जो तुम लोग ने कंपनी को पे किया.
तो ये देखो, इफ अक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज अमाउंट पेड टू कंपनी। ठीक है, रिजेक्ट किया तो बात ही खत्म। बट रिनाउंस अगर तुम लोग ने किया, तुम लोग ने रिनाउंस कर दिया, ठीक है, सो तुम लोग ने जिसको रिनाउंस किया है, किसी थर्ड पार्टी को रिनाउंस किया, बराबर। नाउ यू थिंक फ्रॉम दैट पर्सन पर्सपेक्टिव, जिसको वो रिनाउंस हो रहा है, ठीक है, जिसको मिल रहा है वो ऑफर। तो रिनाउंस के केस में क्या होता है? रिनाउंस के केस में देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इधर एक कंपनी है, इधर एक शेयर होल्डर है, ये एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या रिनाउंस कर सकता है। अभी हम लोग बात करते हैं रिनाउंस का, ठीक है। ये ए है, ए बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए एसेट्स, मुझे ये बी को देना है, मतलब ये ऑफर बी को देना है। सो बी क्या करेगा मालूम है? बी 700 रुपीज जो है वो कंपनी को पे करेगा। सेम ऑफर है ना, 700 कंपनी पे को पे करेगा, एंड जो बी जो है वो ए को समझो 100 रुपीज पे करेगा। सो बेसिकली बी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गया? बी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज अमाउंट पेड टू द कंपनी एंड अमाउंट पेड टू द पर्सन हु रिनाउंस द शेयर्स, सो ए। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 700 प्लस 100। इजी, परफेक्ट एकदम। भाई लोग इधर तक समझ रहे हैं कि नहीं? और इसमें और एक चीज है, ये जो ए है, कहने से उसको 100 रुपीज मिल रहा है। यस, ये जो 100 रुपीज उसको मिल रहा है ना, वो उसके लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल गेन्स बन जाएगा। ये 100 रुपीज उसके लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल गेन्स बन जाएगा, और वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ऑलवेज। मुझे बताओ, इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? एकदम चकाचक सब कुछ सही हो रहा है? हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अगर लैंड एंड बिल्डिंग अगर होगा, आराम से देखना, अगर ये लैंड है, बिल्डिंग है, इफ इट इज अक्वायर्ड प्रायर टू 1401, prior to 1401, then in that case कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यूजुअली क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401, विच एवर इज हायर, राइट। बट अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ होगा, देन इन दैट केस ये एफएमवी है ना, दिस एफएमवी शुड नॉट एक्सीड, दिस एफएमवी शुड नॉट एक्सीड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1401। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ऊपर नहीं होना चाहिए, right? So actual is for example 10 lakhs, FMV is 15 lakhs, but stamp duty is only 12 lakhs. So basically comparison के लिए 10 lakhs and 12 lakhs होगा. So whichever is higher, sorry, whichever is higher comes to 12 lakhs. Perfect है? Cool. चलो, अभी हम लोग ने अभी तक क्या देखा था? अभी तक देखा था जो साल में ट्रांसफर होगा वही साल में हम लोगों को कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, बराबर। बट इसके 3 एक्सेप्शंस है, इसमें 3 एक्सेप्शंस है, वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला एक्सेप्शन, ओके, व्हाट आर द एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस मतलब क्या? एक्सेप्शंस मतलब जो साल में ट्रांसफर होगा वो साल में मुझे पेमेंट करने का, टैक्स का पेमेंट करने का जरूरत नहीं। जो साल में मेरा ट्रांसफर होगा वो साल में मुझे टैक्स का पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। ओके, कौन से केसेस में होंगे? देखो, सेक्शन नंबर 45(2) दैट इज टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है मालूम है? मैंने कैपिटल, मेरे पास पहले कैपिटल एसेट था, बराबर। वही कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो गया इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो एफवीओसी जो होगा, एफवीओसी विल बी एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। जो दिन पे कन्वर्ट हुआ वो दिन का एफएमवी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। इससे क्या माइनस करेंगे हम? माइनस करेंगे जो भी ट्रांसफर अभी तो कुछ होगा नहीं, ट्रांसफर एक्सपेंस। अभी नेट सेल कंसिडरेशन आएगा, बराबर। इसमें क्या ट्रांसफर एक्सपेंस, तो कन्वर्जन किया है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद माइनस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दिमाग लगा के बताओ ये क्या होगा? दिमाग लगा के बताओ ये क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहने से एक्चुअल तुम लोग ने परचेस किया होगा ना कभी, तो एक्चुअल तेरा तेरा होने वाला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और तुझे अगर इंडेक्सेशन लगाना है तो इंडेक्सेशन लगा दे। ओके, नाउ जो कन्वर्जन हुआ ना, कन्वर्जन, वो कन्वर्जन हुआ 24-25 में, फिर सॉरी 22-23 में। और स्टॉक इन ट्रेड आगे सेल हुआ, स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट तो हुआ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, और वो सेल कभी हुआ? 24-25 में हुआ। तो स्टॉक इन ट्रेड सेल तो 24-25 में हुआ। तो मैं जब इंडेक्सेशन लूंगा ना,
तुम लोगों को इंडेक्सेशन इधर रोकना है, किधर रोकना है मालूम है? जब एक कन्वर्जन होता है ना तभी इंडेक्सेशन रोकना है। तो कभी भी जो भी कॉस्ट होगा इनटू सीआईआई इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब 22-23 लेना, और नीचे जो भी देना तुम्हारा एक्चुअल है वो ले लेना। अंडरस्टैंडिंग? 24-25 का सीआईआई मत लेना, बिकॉज उसके 22-23 के बाद तो असेट ही नहीं है, कैपिटल असेट। अंडरस्टैंडिंग? और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा तो वो भी ले लेंगे, और वो भी इंप्रूवमेंट का भी सीआईआई उधर ही रोकना। ठीक है, ये तो इधर कंप्लीट हो गया। नाउ कैन आई से, ये मैंने जो कैपिटल असेट्स टू स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट किया था उसके एफएमवी का मैंने पेमेंट कर दिया, मतलब एफएमवी कैपिटल गेन में कंसिडर कर दिया। सो फॉर एग्जांपल दिस इज 10 lakhs। ठीक है, गोल्ड बार है, गोल्ड बार मेरे पास अभी कैपिटल असेट था, वो कैपिटल असेट का मैंने कन्वर्ट करके स्टॉक इन ट्रेड बना दिया। ठीक है, तो मुझे 10 लाख रुपए जो है वो 10 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़, मतलब 10 लाख रुपए इनकम कंसिडर किया जाए। ठीक है, तो ये तो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ। अभी आगे जाके मैंने वो स्टॉक इन ट्रेड बेचा 24-25 में, तो कैन आई से पीजीबीपी के अंदर कैपिटल, पीजीबीपी के अंदर कंप्यूटेशन होगा। पीजीबीपी का सेल वैल्यू कितना होगा? पीजीबीपी का सेल वैल्यू इज गोइंग टू बी जो भी मेरा एक्चुअल मिला वो, बट जो कॉस्ट होगा ना, वो कॉस्ट क्या होगा मालूम है? जो अमाउंट पे ऑलरेडी तुम लोग ने कैपिटल गेन पे किया है, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर और कन्वर्जन। एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन जो भी तुम लोग ने कंसिडर किया है एफएमवी, बिकॉज उस पे ऑलरेडी टैक्स पे हुआ है ना। फॉर एग्जांपल एक्चुअल 15 लाख पे सेल हुआ, कैन आई से यू हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड 10 lakhs in your computation of capital gains, and that's why you have to pay only 5 lakhs as PGB। और याद रखना, ये दिस इज एन एक्सेप्शन विच मीन्स ट्रांसफर भले 22-23 में हो रहा है बिकॉज कन्वर्जन हो रहा है, बट यू हैव टू पे कैपिटल गेन टैक्स नॉट इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, बट यू हैव टू पे कैपिटल गेन टैक्स व्हेन द स्टॉक इन ट्रेड इज एक्चुअली सोल्ड, व्हेन द स्टॉक इन ट्रेड इज एक्चुअली सोल्ड। परफेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा कैपिटल गेन्स, ये हो गया पीजीबीपी। अभी भाई लोग ध्यान देना, कभी भी जो एफएमवी है ना वो रेलेवेंट होता है, अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट रेलेवेंट, ये चीज याद रखना। ठीक है, ओके सर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैंने जो कन्वर्ट किया था, मुझे ये चीज समझा कि जो साल में स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा वो साल में दो कंप्यूटेशंस होंगे, नंबर वन विल बी ऑफ कैपिटल गेन्स, नंबर टू विल बी ऑफ पीजीबीपी। बराबर, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम टिल नाउ। ओके, बट सर मैंने अगर पीजीबीपी सिर्फ 50% ही सेल किया, मतलब स्टॉक इन ट्रेड अगर 50% ही सेल किया, तो if I sell only 50% of stock in trade, I will pay capital gain only to the extent of 50%। मैं पूरा कैपिटल गेन पे नहीं करूंगा, जितना परसेंटेज का स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा उतने परसेंटेज का मैं कैपिटल गेन पे करूंगा। बट एक चीज याद रखना, जब भी तुम लोग कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे, यू हैव टू कंप्यूट कैपिटल गेन एज इफ 100% इज सोल्ड, एज इफ यू गेट द अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, दिस इज योर कैपिटल गेन, और उसके बाद इस पे तुम लोग क्या लगाओ, जो भी परसेंटेज का स्टॉक इन ट्रेड सेल हुआ है वो परसेंटेज लगाओ। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी एक सीबीडीटी सर्कुलर है, अगर तुम लोगों को याद होगा आगे जाके एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 54 ईसी करके, वो सेक्शन 54 ईसी में बोला है, अगर तुम लोग ने लैंड एंड बिल्डिंग अगर बेचा होगा, बराबर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा होगा, दिखा था तुम लोगों को, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा होगा, बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, और ये अगर तुम लोग ने री इन्वेस्ट किया, वो जो प्रोसीड्स आए, वो प्रोसीड्स अगर तुम लोग ने री इन्वेस्ट किया इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और ये एग्जाम्पशन मिलने के लिए कंडीशन ये है कि वो एग्जाम्पशन मिलेगा अगर तुम लोग ने विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर तुम लोग ने अगर इन्वेस्ट किया तो। बट 54 ईसी के केस में एक चीज याद रखना, व्हेन यू आर व्हेन यू हैव कन्वर्टेड द कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो तभी कैपिटल गेन लग गया, ट्रांसफर हो गया, यस। सो याद रखना 6 months जो है ना, 6 months जो है ना, इन केस ऑफ 45(2) स्पेसिफिकली, 6 months जो है ना, 6 months will start from the date of सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। जो दिन पे कन्वर्जन हुआ है उधर से स्टार्ट नहीं होगा 6 months, 6 months विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, राइट। तो उधर से 6 months कंप्यूट करना जो दिन पे तुम लोग स्टॉक इन ट्रेड सेल करो, बराबर है। एग्जैक्टली उल्टा चीज जब भी स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट होता है इनटू कैपिटल एसेट,
जब भी स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होता है, तभी उस पे पीजीबीपी कंप्यूट होता है और सेम कंप्यूटेशन होता है। सो पीजीबीपी के अंदर तुम्हारा सेल वैल्यू क्या होगा मालूम है? सेल वैल्यू इज गोइंग टू बी एफएमवी ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जन, बराबर? तो उसपे तुम लोग 10 लाख रुपए इनकम कंसिडर कर दिया, बराबर? अभी अगर जो कन्वर्टेड कैपिटल एसेट है वो बेच दिया, तो क्या लगेगा? कैपिटल गेन भी लगेगा। कन्वर्टेड कैपिटल एसेट बेच दिया, तो एफवीओसी क्या होगा उसका? जो भी एक्चुअल पैसा मिलेगा, और माइनस करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगा? जो अमाउंट पे ऑलरेडी तुम लोग ने इनकम कंसिडर किया है अंडर पीजीबीपी, वही तुम्हारा क्या बन जाएगा? कॉस्ट बन जाएगा। सेम टू सेम कंप्यूटेशन, इधर ऊपर उल्टा था, इधर ऐसा है। करेक्ट? इज एवरीबडी क्लियर विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन नंबर 45 टू? एक बार फटाफट मुझे कंफर्म करो। डन? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं 45.5, दैट इज कॉम्पेंसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन। क्या लिखा है? कॉम्पेंसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कॉम्पेंसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन मतलब मैंने क्या किया? मैं गवर्नमेंट हूं और तुम्हारे पास एक घर है। मैंने क्या किया? मैं तुम्हारा घर कंपल्सरीली अक्वायर किया। इफ आई कंपल्सरीली अक्वायर योर पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी, देन इन दैट केस, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने कंपल्सरीली अक्वायर किया है तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी, मैं तुम लोगों को कुछ पैसा भी दूंगा, बराबर? तो जो भी तुम लोगों को पैसा मिलेगा, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। जो भी तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट होगा, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। उस पे अगर तुम लोगों ने कुछ भी खर्चा किया होगा एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट के लिए, तो वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बन जाएगा। और अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज द केस में भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, बराबर है? बट यू आर एक्सपेक्टिंग, ओके, तुम लोग का ट्रांसफर कभी हुआ? जब भी कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, वो कभी हुआ? 22-23 में। बट ट्रांसफर ये दिन पे हुआ, पर ये दिन पे पेमेंट नहीं होगा टैक्स का। टैक्स का पेमेंट कभी होगा? वेन एवर यू विल रिसीव द कॉम्पेंसेशन। अंडरस्टैंडिंग? ओके, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग 10 crores फ्रॉम द प्रॉपर्टी, बट इनिशियल कॉम्पेंसेशन जो मिला ना, वो सिर्फ 7 करोड़ का मिला, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग सम मोर। सो तुम लोग ने क्या किया? एक लॉयर को अपॉइंट किया। लॉयर ने लिटिगेशन कुछ कुछ खर्चा वर्चा किया, कुछ ये किया, अपना सबमिशन बनाया, सबमिशन बाद में अपील फाइल किया, तो ये सब चीज वो लॉयर ने किया, बराबर? और आई एम फाइटिंग फॉर एडिशनल 3 crores, बट मुझे 3 करोड़ तो कोर्ट ने नहीं दिया, पर कोर्ट ने मुझे एनहेंस्ड कॉम्पेंसेशन दे दिया ऑफ 2 crores। सो डोंट यू थिंक मुझे एनहेंस्ड कॉम्पेंसेशन भी टैक्स, इस पे भी टैक्स देना पड़ेगा? एब्सोल्युटली राइट। सो इनिशियल कॉम्पेंसेशन पे जितना पैसा मिले उतना टैक्स दो, माइनस कॉस्ट माइनस करो, इंप्रूव कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में माइनस करो। एनहांस कॉम्पेंसेशन के केस में मुझे मिलेगा 2 करोड़, पर अभी वापस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डिडक्शन ले सकता हूं क्या? सब लोग बताओ, मैं वापस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट का बेनिफिट ले सकता हूं क्या? नहीं भाई, दो दो बार क्यों मिलेगा तुझे? इसके वजह से लिटिगेशन एक्सपेंस जो तूने वो लॉयर पे खर्चा किया, वो सब कुछ तू क्या कर? माइनस कर। अंडरस्टैंडिंग? वो तो क्या मिलेगा? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एज द केस में भी। सो अगर इनिशियल कॉम्पेंसेशन अगर शॉर्ट टर्म होगा तो एनहांस्ड भी शॉर्ट टर्म, अगर इनिशियल कॉम्पेंसेशन लॉन्ग टर्म होगा तो एनहांस्ड भी लॉन्ग टर्म, बराबर? ओके, और एक चीज इसमें याद रखना, अगर मुझे इनिशियल कॉम्पेंसेशन इंस्टॉलमेंट्स में मिला है, इनिशियल कॉम्पेंसेशन इंस्टॉलमेंट्स में मिला है, देन इन दैट केस मुझे इंश्योर करना है कि जब भी मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा, तभी मुझे पूरे अमाउंट पे टैक्स देना है, फुल अमाउंट पे टैक्स देना है, इवन दो आई हैव रिसीव्ड द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स। बट अगर एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन का बात किया, तो मुझे एज एंड व्हेन रिसीव्ड आई हैव टू पे टैक्स, एज एंड व्हेन रिसीव्ड आई हैव टू पे टैक्स। ये एक चीज याद रखना दोनों में। अभी कभी कभी होता है कि कॉम्पेंसेशन पे करते करते डिले होता है, तो मुझे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन डीलेड पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। तो ये जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो पहले आईएफओएस के अंदर इनकम में ऐड करो, और उसके बाद सेक्शन नंबर 57 का तुम लोग क्या करो? डिडक्शन ले लो। 57 का डिडक्शन ले लो। कितना? कितना डिडक्शन? फ्लैट 50% डिडक्शन। कितना?
फ्लैट 50%। सो आईएफओएस में जो इंटरेस्ट मिला है, से फॉर एग्जांपल दैट इज 1 लाख, डिडक्शन सीधा 50,000 का मिल जाएगा और बाकी का जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल। दिस इज माई कॉम्पेंसेशन ऑन कंपल्सरी अक्विजिशन। ये इसके ऊपर नहीं आएगा क्वेश्चन कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट। इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट। डैमेज हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, उस पे माना जाएगा कि ट्रांसफर हो गया। वॉट एवर अमाउंट, एफईओसी क्या होगा इसका, सब लोग इधर देखना। एफईओसी क्या होगा, वॉट एवर अमाउंट आई विल रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन। इंश्योरेंस कंपनी, जो भी इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे करेगा वो क्या बन जाएगा, एफईओसी। माइनस क्या करूं मैं, माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करूंगा, जितना मेरा एक्चुअल होगा। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज द केस में भी, और जो भी मेरा इंप्रूवमेंट होगा वो भी मैं माइनस करूंगा। सब कुछ लॉजिकली बैठ रहा है, कैपिटल गेन्स बराबर है। चलो सर, कौन से साल में टैक्स पे करना है, जो साल में मुझे इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो साल में मुझे टैक्स पे करना है। करेक्ट है सर, मुझे इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन मिला ही नहीं तो, अगर मिला ही नहीं तो कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं, मिला ही नहीं तो कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। उसके बाद है सेक्शन नंबर 45(5)(a) तो नहीं है तुम लोगों को, तो अभी डिलीट कट करता हूं। एक छोटे छोटे दो सेक्शन है। 45(3) टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय पार्टनर टू द पार्टनरशिप फर्म। इधर एक पार्टनर है और इधर एक फर्म है। पार्टनर ने अगर फर्म को कुछ असेट ट्रांसफर किया है तो पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन के लिए एफवीओसी क्या माना जाएगा मालूम है, एफवीओसी माना जाएगा, एक्चुअल नहीं, एफवीओसी माना जाएगा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ है ना, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ है ना बाय द फर्म, वो माना जाएगा मेरा एफईओसी। सर कॉस्ट क्या आएगा, अरे कॉस्ट तो ठीक है ना, कॉस्ट तो क्या एक्चुअल जो भी कॉस्ट था वो मानो, पर मेन तो क्या है ये, बराबर। अभी बात की इधर उल्टा, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म है, फर्म ने पार्टनर को कुछ एसेट बेचा, तो फर्म के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा, बराबर है। अभी एफईओसी क्या माना जाएगा, एफईओसी इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू, बराबर। एंड कॉस्ट क्या माना जाएगा, एकदम सिंपल, कॉस्ट मतलब जो भी एक्चुअल है वो तेरा कॉस्ट माना जाएगा। इंडेक्सेशन लगाना है लगा ले, इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पर मेन क्या है इसमें, एफएमबी, सिंपल है, ओके। 50C इधर देखो सब लोग, 50C में क्या बोला है, अगर तुम लोग ने क्या बेचा, लैंड बेचा, बिल्डिंग बेचा या बोथ बेचा, इधर देखो सब लोग, इधर एक बायर है और एक सेलर है। सेलर ने कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा है वर्थ 10 करोड़ टू द बायर, एंड बायर जबरी ने कितना पैसा पे किया, सिर्फ 3 करोड़, अग्रीमेंट भी 3 करोड़ का ही हो गया। गवर्नमेंट बोल रहा है तेरा भले एक्चुअल कंसिडरेशन 3 करोड़ है, पर उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 10 करोड़ है ना। इसके वजह से वेन एवर यू विल सेल लैंड, बिल्डिंग और बोथ, तभी एक्चुअल कंसिडरेशन विल बी कंपेयर्ड विथ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, राइट। एक्चुअल कंसिडरेशन किसके साथ कंपेयर किया जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंसिडर कंपेयर किया जाएगा। से फॉर एग्जांपल एक्चुअल कंसिडरेशन इज 1 करोड़, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 1.5 करोड़। तो प्लीज इधर ध्यान देना, दे हैव आल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर ऑफ 10%। मतलब क्या, if my stamp duty value is higher, but that is okay, my stamp duty value is higher than actual consideration, but if that amount of stamp duty value is up to 110% actual consideration, अगर मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन के बीच में फॉल होता है, देन इन दैट केस भले वो स्टैम्प ड्यूटी वाली ज्यादा है, बट तो भी एफपीओसी क्या माना जाएगा, 1 करोड़ ही माना जाएगा, बिकॉज इतना ऊपर नीचे चलता है 10% तक। बट अगर मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.25 करोड़ है, सो 1 करोड़ का 110% कम्स टू 1.10 करोड़, बराबर। पर ये तो 1.25 है, इज इट फॉलिंग विद इन 1 टू 1.10 करोड़, नो। इसकी वजह से एफपीओसी क्या माना जाएगा, 1.25। ओके सर, अभी सर मुझे एक बात बताओ कि आपने बोला कि कभी भी लैंड, बिल्डिंग और बोथ जब भी सेल होता है, तभी एक्चुअल कंसिडरेशन से हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंपेयर करते हैं, ठीक है। मुझे 1 मिनट देना, ये क्यों नहीं चल रहा है यार, 1 मिनट। तुम लोग तब तो पानी पी लो भाई लोग।
परफेक्ट, सही है। आपने मुझे क्या बोला, अभी देखो, एक्चुअल कंसिडरेशन हमेशा किससे कंपेयर किया जाएगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा। पर सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन का देखना है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना है ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना है ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? कभी भी याद रखना, यूजुअली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखा जाता है। जो दिन पे रजिस्टर कर रहे हैं वो दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। बट बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कैन बी टेकन ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट एज वेल। अगर तुम अगर जो बायर था उसने ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट कुछ एडवांस में पेमेंट किया है, टोकन मनी, इन अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगर ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट कोई भी जो बायर है अगर टोकन मनी पे किया है टू द सेलर इन अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, सो एचडीवी ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट देखेंगे, ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं देखेंगे। समझ रहा है क्या? डन, एकदम पक्का? ठीक है, ओके। आई होप यू आर क्लियर। ठीक है, अभी ये तो कंप्लीट हुआ एसडीवी ऑन विच डेट। अभी कभी कभी होता क्या है, आई डोंट अग्री विथ द वैल्यू विच इज गिवन बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी। ठीक है, सो मैं सोचता हूँ कि यार ये कुछ भी वैल्यू दे रहा है, तो आई कैन ऑल्सो गो टू द वैल्यूएशन ऑफिसर, और वो वैल्यूएशन ऑफिसर को जाके बोल सकता हूँ कि यार ये मेरा वैल्यू प्लीज रीवैल्यू करो। अभी देखो, वैल्यूएशन ऑफिस, मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है? 20 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 1 करोड़। वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गया विद एन एक्सपेक्टेशन कि वो थोड़ा कम वैल्यू देगा, बराबर। वैल्यूएशन ऑफिसर जो है वो वैल्यू मुझे देता है 80 लाख रुपीज। ओके, इधर कितना है? 30 लाख रुपीज का वैल्यू दिया। सो आई एम वेरी हैप्पी। सो 20 lakhs और 30 lakhs, विच एवर इज हायर, दैट इज 30 lakhs विल बी कंसिडर्ड एज एफईओसी, बराबर। नो प्रॉब्लम, ये तो मेरे फेवर में आ गया, मेरे फेवर में आ गया तो इसका वैल्यू ले ले। बट अगर वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है नहीं नहीं नहीं, इसका फेयर मार्केट वैल्यू तो एक्चुअली 1.2 करोड़ होना चाहिए, इज वैल्यूएशन ऑफिसर्स वैल्यू इन माई फेवर? No. So I will consider this value only for comparison, whichever is higher. So HDV, sorry, FVOC is going to be 20 lakhs or 1 crore, whichever is higher. I will not consider valuation officer's value. ठीक है सर। अभी आगे देखो क्या लिखा है, सेक्शन नंबर 51, दैट इज एडवांस मनी फोरफिटेड। सब लोग इधर देखना, एडवांस मनी फोरफिटेड क्या होता है। अगर तुम लोग ने एडवांस मनी फोरफिट किया है ऑन और आफ्टर, बिफोर 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 1/4/14, तो अगर तुम लोग ने एडवांस मनी फोरफिट किया है तो जितना अमाउंट तुम लोगों को मिला है फोरफिट करके, फॉर एग्जांपल तुम लोग ने बोला कि नहीं मुझे 10 लाख मिलेगा फोरफिट करके, राइट? फोरफिट करके 10 लाख मिला है तो 10 लाख का ट्रीटमेंट कैसे होगा? सी, फोरफिट करना मतलब क्या, हम लोग ने कुछ अग्रीमेंट किया, आई एम गोइंग टू सेल सम प्रॉपर्टी टू यू, यू पेड मी 10 लाख, यू पेड मी 10 लाख रुपीज एज एडवांस, और मैंने तुम लोगों को बोला इफ यू डू नॉट गो अहेड विद द कॉन्ट्रैक्ट, आई विल फोरफिट दिस 10 lakhs, मैं तुझे वापस नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसे करके मैंने 2008 में अमाउंट फोरफिट किया है 10 लाख का। गवर्नमेंट बोल रहा है कि 10 लाख पे टैक्स दे दे। कभी टैक्स देंगे मालूम है ये 10 लाख पे? वेनेवर द जो सेल तुम लोग करने वाले थे प्रॉपर्टी, वो एक्चुअल जब भी सेल होगा, से फॉर एग्जाम्पल 22 23 में सेल हुआ, तो 22 23 में जो भी कंप्यूटेशन करेंगे कैपिटल गेन का, उसमें एफपीओसी लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसमें जो कॉस्ट होगा ना, फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ दैट असेट इज 50 lakhs, तो 50 lakhs में से सबसे पहले जो अमाउंट फोरफिट किया वो माइनस किया जाएगा, और उसके बाद इंडेक्सेशन किया जाएगा, उसके बाद इंडेक्सेशन किया जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। अगर तुम लोगों ने फोरफिट किया है ऑन और आफ्टर 1/4/2014, देन इन दैट केस तुम लोग जो साल में फोरफिट करोगे ना, वही साल में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस करके इनकम टैक्स हो जाएगा। जो साल में फोरफिट करोगे वही साल में तुम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस करके अमाउंट टैक्स कर लोगे इन द सेम ईयर ऑफ फोरफिचर, बराबर है? ओके, नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज वन फादर, फादर ने कुछ अमाउंट फोरफिट किया है 10 लाख का। ठीक है, फादर की हो गई डेथ, इसकी वजह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ इन द नेम ऑफ हिज सन, और सन ने वो प्रॉपर्टी बेच दिया, तो सन ने अगर वो प्रॉपर्टी बेचा होगा तो एफईओसी होगा, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा।
पर ये कॉस्ट में जो उसके फादर ने अमाउंट फोरफिट किया है, वो सन जग के कंप्यूटेशन में माइनस किया जाएगा क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से? नहीं। फादर ने जो फोरफिट किया है वो फादर बेचता तो ही फोरफिचर का इंपैक्ट दिया जाता। बट अगर फादर ने फोरफिट किया है तो वो सन के कंप्यूटेशन में नहीं आएगा। सन के कंप्यूटेशन में कॉस्ट से माइनस नहीं होगा, ये चीज याद रखना। ठीक है। 50 सीए सिंपल है भाई। सेक्शन नंबर 50 सीए बात करता है कि अगर कोई भी अनलिस्टेड शेयर्स बेच रहा है तो एफएमवी ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स जो भी होगा वो माना जाएगा। मतलब एक्चुअल कंसिडरेशन इज 5 lakhs, एफएमवी 7 lakhs, विच एवर इज हायर कम्स टू। यस, सिंपल है। 50 डी छोड़ दे, सिंपल है वो। सेक्शन नंबर 47 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 47 में इधर से समझाता हूँ, इधर क्या है ये। सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अगर एक एचयूएफ है और वो एचयूएफ का पार्टीशन हुआ, और अगर पार्टीशन हुआ तो जो भी एचयूएफ के पास असेट्स थे वो उसके मेंबर को अगर ट्रांसफर किए गए पार्टीशन पे, इन दैट केस ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बट अगर यही मेंबर ने वही असेट आगे बेचे तो उस पे ट्रांसफर, मतलब वो ट्रांसफर माना जाएगा, उस पे कैपिटल गेन लग जाएगा, और उसका जो कॉस्ट होगा ना मेंबर का, दैट कॉस्ट इज गोइंग टू बी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। दैट इज एचयूएफ के जो भी कॉस्ट होगा 10 लाख, और इंडेक्सेशन विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 0102। इस पे एक हम लोग क्या केस लॉ देखते हैं। वो केस लॉ का नाम कोई मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट मतलब चैट में बता सकते हैं कि फटाफट बताओ कि हम लोग कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर वो तो ले ही लेंगे, पर इंडेक्सेशन जो है वो भी प्रीवियस ओनर से ही इंडेक्सेशन चालू हो जाएगा। देयर इज वन स्पेसिफिक केस लॉ जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, वो केस लॉ का नाम क्या है? ओके, दूसरे पे आते हैं क्या, दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है, ये एचओएफ का बात हुआ। सेकंड पॉइंट इज गिफ्ट। गिफ्ट मतलब क्या? ए ने बी को गिफ्ट दिया, जो गिफ्ट देने वाला है ना उसके हाथ में कभी भी टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। बट अगर जिसको गिफ्ट मिला है उसने अगर आगे सेल किया तो उसको कैपिटल गेन देना पड़ेगा, और इसका कॉस्ट इज गोइंग टू बी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, और इंडेक्सेशन विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम दैट डेट। इजी है। ओके, अभी आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। दैट इज होल्डिंग कंपनी है, 100% होल्डिंग कंपनी जो उनके असेट्स ट्रांसफर कर रहा है सब्सिडरी कंपनी को। अगर होल्डिंग कंपनी उसके सब्सिडरी कंपनी को असेट ट्रांसफर कर रहा है तो सेक्शन नंबर 47 एप्लीकेबल होगा, और ट्रांसफर नहीं लगेगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एज पर सेक्शन 47 इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ओके, अगेन उल्टा वाइसा वर्सा भी सेम है। एक सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी ने अगर उसके 100% होल्डिंग कंपनी को असेट ट्रांसफर किया है तो उस पर भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सर कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशंस ये है कि होल्डिंग कंपनी 100% होल्डिंग होनी चाहिए। ट्रांसफरी कंपनी जो है शुड बी एन इंडियन कंपनी। करेक्ट, ट्रांसफरी मतलब ये इंडियन कंपनी होना चाहिए। एंड जो ट्रांसफरी कंपनी है उसने 8 years तक अपना कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। 8 साल तक उन्होंने कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। अभी आ जाओ अमलगमेशन पे। समझ आए कि मेरे बाबा? अभी आ जाओ अमलगमेशन पे। अमलगमेशन मतलब क्या? आइडिया है, वोडाफोन है। आइडिया के असेट्स, आइडिया एंड वोडाफोन का अमलगमेशन हुआ। आइडिया एंड वोडाफोन का, आइडिया के असेट्स अभी ट्रांसफर हुए वोडाफोन को, इस पे कैपिटल गेन लगेगा कि नहीं? इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सिमिलरली डीमर्जर हुआ, ये तो अमलगमेशन हो। अभी डीमर्जर का बात करते हैं। एबीसी करके कंपनी है, अभी वो कंपनी डीमर्ज हो रही है। ए बी सी ये 3 अलग अलग कंपनीज बन रही है, बराबर। सो ए के रिलेटेड जो असेट्स है वो ए को ट्रांसफर होंगे, बी के रिलेटेड बी को होंगे, सी के रिलेटेड सी को होंगे। ये जो असेट्स ट्रांसफर हो रहा है डीमर्जर पे, उस पे भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सिंपल है ना भाई? उसके बाद उसके बाद अगर एबीसी का डीमर्जर हुआ, ठीक है, ये शेयर होल्डर्स है एबीसी के, एबीसी के शेयर होल्डर्स है। अभी तो एबीसी बंद हो रही है। सो कैन आई से शेयर होल्डर्स को एबीसी के शेयर्स गिव अप करने होंगे, गिव अप करने होंगे। एंड उन उसको क्या मिलेगा? उनको मिलेगा ए बी एंड सी के शेयर्स, राइट। तो जो गिव अप करके नए शेयर्स मिले हैं ना, उस पे भी ये शेयर होल्डर्स पे कुछ भी कैपिटल गेन का लायबिलिटी नहीं आएगा। करेक्ट है, एक्सचेंज ऑफ शेयर्स
करके ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ठीक है ना? ओके, ठीक है। अभी देखते हैं आइडिया एंड वोडाफोन का एग्जांपल लेते हैं। अभी आइडिया सेम चीज़ है। आइडिया का मर्जर हुआ वोडाफोन के साथ। उसका शेयर होल्डर है आइडिया का। अभी आइडिया के शेयर्स है उसके पास। अभी आइडिया के शेयर्स आइडिया तो बंद हो रही है, तो उसको क्या मिलेगा? वोडाफोन के शेयर्स मिलेंगे। तो आइडिया के शेयर्स दिए, वोडाफोन के शेयर्स लिए, एक्सचेंज हुआ पर तो भी उस पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। अभी देखो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इज बेसिकली अ बंडल ऑफ इंडियन शेयर्स। इंडियन शेयर फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस के रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड मतलब फॉर एग्जांपल 10 शेयर्स का एक बॉन्ड बना, ठीक है, और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर किया। एक्चुअली ये डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया आना चाहिए, बट तो भी इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वो लोग बोल रहे हैं। भले दो नॉन रेसिडेंट्स के बीच में हो रहा है, बट तो भी वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड देना तो एक्चुअली डीम टू बी अक्रूड इंडिया होना चाहिए, बट उन्होंने बोला कि ये इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बराबर। ओके, अभी सेम चीज, अगर एक बॉन्ड है, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 10, बराबर। वो बॉन्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड कन्वर्ट हुआ इनटू टू शेयर्स। वो बॉन्ड कन्वर्ट हुआ इनटू टू शेयर्स, और उस पे जो कन्वर्जन हुआ उस पे वो टाइम पे कैपिटल गेन नहीं आएगा, वो टाइम पे कैपिटल गेन नहीं आएगा, बराबर। ओके, बट जब भी दो शेयर जो कन्वर्ट हुए थे वो सेल हुए, तो वो सेल हुए तो कैपिटल गेन आएगा, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ टू शेयर्स इज गोइंग टू बी कॉस्ट ऑफ द बॉन्ड, राइट। ओके, नाउ सेम ट्रीटमेंट इन केस ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस, सेम ना, इधर बॉन्ड की जगह पर कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस करो, आंसर विल बी द सेम, ठीक है, ये भी ठीक है। रिवर्स मॉर्गेज के केस में क्या होता है? देखो, रिवर्स मॉर्गेज में से फॉर एग्जांपल इसका एज है 90 इयर्स, 90 इयर्स का एज है उनका, और उनका कुछ भी कोई भी शादी हुई नहीं है, या समझो कोई भी बच्चा नहीं है, या कोई भी नहीं है उनके साथ, वो अकेले रहते हैं, ठीक है, और उनका एज 90 इयर्स है, और उनको सोर्स ऑफ इनकम जो है वो फिक्स नहीं है। वो बोलते हैं कि यार अपने कोई कुछ साल बाकी है, बराबर, मेरे पास तो इनकम कमाने का तो इतना अभी कैसे कमाएंगे, 90 इयर्स के, तो अभी उनके पास इतना शक्ति नहीं है इनकम कमाने का। तो वो उनके पास घर है, पर वो बैंक के पास जाते हैं, और वो बैंक को बोलते हैं कि भाई बैंक देखो ना, मेरे पास घर है, वो घर आपका, वो घर आपका, बट आपको मुझे टिल आई डाई एवरी मंथ 50,000 रुपीज देना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं वो घर में रहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम लोग मुझे एवरी मंथ का 50,000 में देते रहोगे। एक बार मैं मर गया तो 50,000 देना बंद करो, और जो पूरा घर है वो लेके जाओ, तुम्हारा है पूरा घर। अंडरस्टैंडिंग? समझ रहा है क्या? ये होता है रिवर्स मॉर्गेज। मैं वापस समझा रहा हूं, देयर इज वन पर्सन जिसके पास घर है, पर सोर्स ऑफ इनकम स्टेडी नहीं है, स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वो बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है मैं ये घर में रहूंगा, ठीक है, ये घर आपका हो जाएगा वंस आई डाई, बट तब तक आपको मुझे एवरी मंथ 50,000 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज। तो जो भी घर ट्रांसफर किया जाता है उस पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। सर व्हाट अबाउट दिस 50,000 विच इज पेड टू दिस पर्सन? 50,000 जो है वो अंडर सेक्शन 10 जो है वो एग्जेम्प्ट किया जाता है, देयर विल नॉट बी एनी इनकम टैक्स। समझ रहा है क्या? परफेक्ट है। इसको बोला जाता है रिवर्स मॉर्गेज, ठीक है। ये इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर मेरे पास मैंने गोल्ड का कन्वर्जन किया इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, उस पे भी कैपिटल गेन एज सच नहीं आएगा। उसके बाद तुम लोग ने आईएफओएस में एक पॉइंट देखा होगा, सेक्शन नंबर 222 सी करके, याद है क्या? कंपनी का लिक्विडेशन हुआ, लिक्विडेशन होने के बाद असेट्स ट्रांसफर हुए, जो भी शेयर होल्डर को वो असेट्स मिले वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स हो जाएंगे अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एज डीम्ड डिविडेंड, एज डीम्ड डिविडेंड। बट याद है तुम लोगों को डीम्ड डिविडेंड में एक कंडीशन था कि वो कंपनी जो है ना, कंपनी का जितना भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, सिर्फ उतना ही अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। फॉर एग्जाम्पल, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज 10 lakhs,
और जो असेट्स ट्रांसफर हुआ है वो 15 lakhs के हुआ है। सो डीम्ड डिविडेंड जो है, ये पर्सन का जब भी कंप्यूटेशन करेंगे, तभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना आया, 10 लाख, बिकॉज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का ही सिर्फ डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। बट उसको कहने से असेट 15 लाख का मिला था। अगर उनको असेट 15 लाख का मिला था, देन इन दैट केस वो जो बाकी का 5 लाख टैक्स नहीं हुआ है ना, वो बोल रहे तुम लोग कैपिटल गेन के अंदर टैक्स करो, तुम लोग कैपिटल गेन के अंदर टैक्स करो। यही इन्होंने लिखा है, देखो, जितना भी अमाउंट डीम डिविडेंड के अंदर कवर होता है, उतना डीम डिविडेंड के अंदर टैक्स करो, और बाकी का जो अमाउंट जितना टैक्स नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ दैट रिस्ट्रिक्शन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो वो किधर टैक्स करो, कैपिटल गेन के। सर विल देयर बी एनी लायबिलिटी ऑन द लिक्विडेटेड कंपनी? अरे भाई नहीं, लिक्विडेट हो गया वो कंपनी पे लायबिलिटी कुछ नहीं आएगा। जो लायबिलिटी आएगा वो किस पे आएगा, शेयर होल्डर पे आएगा, क्योंकि शेयर होल्डर का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो कुछ पैसा मिला क्या आपने एग्जाम्पल में, नहीं। प्लस एफएमवी कितना था, 15 lakhs। डीम डिविडेंड कितना हुआ, 10 lakhs। एफईओसी कितना हुआ, 5 lakhs। एफईओसी कैपिटल गेन बोलना है हमको, कैपिटल गेन कितना हुआ, 5 lakhs। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो ये मेरा बन जाएगा सेक्शन नंबर 46। कूल। अभी बात करते हैं जिसमें थोड़ा अमेंडमेंट है, थोड़ा सा आराम से बात करेंगे। कैपिटल गेन्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। सी, बायबैक ऑफ शेयर्स का तुम लोगों को बेसिक फंडा तुम लोगों को मैं बोलता हूं। ये कंपनी है और एक ये शेयर होल्डर है, बराबर। कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे और ये बंदे से 70 रुपीज मिले, और ये बंदे से कितने मिले, 100 रुपीज मिले। ठीक है, अभी ये शेयर्स हम लोगों को बाय बैक करना है। तो बेसिकली कंपनी क्या करता है, कंपनी ये शेयर्स वापस मांगता है, और इन रिटर्न कंपनी उनको पैसा देता है। कितना पैसा देता है, 130 रुपीज। ये पूरे ट्रांजैक्शन में फायदा किसको हुआ, मुझे चैट में सब लोग बताएंगे, ये पूरे ट्रांजैक्शन में फायदा किसको हुआ। ये पूरे ट्रांजैक्शन में फायदा किसको हुआ, शेयर होल्डर है कंपनी, शेयर होल्डर को हुआ, शेयर होल्डर को हुआ। क्यों, बिकॉज उसने 100 रुपीज डाले थे, उसको 130 मिल गए, बराबर। सो बेसिकली शेयर होल्डर को कितने का फायदा हुआ, 30 का फायदा हुआ। हम लोग यही 30 के टैक्सेबिलिटी का बात करेंगे, यही 30 के टैक्सेबिलिटी का बात करेंगे। ठीक है, ओके। सो बायबैक ऑफ शेयर्स में दो कैटेगरी है। नंबर वन, कैटेगरी नंबर वन इज इन केस ऑफ शेयर्स अदर देन शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। वापस बोलता हूं, इन केस ऑफ शेयर्स, डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स नहीं, अदर देन शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी दैट इज ईसॉप्स। उनके केस में इन द हैंड्स ऑफ कंपनी कुछ टैक्स लगेगा क्या, नहीं बाबा, कंपनी के हाथ में टैक्स क्यों ही लगेगा, बराबर। बट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स का अगर बात किया, तो डेफिनेटली टैक्स लगने वाला है। एकदम सिंपल बात है। कितना लगेगा टैक्स भाई, 30 पे ही टैक्स लगेगा ना हमेशा। कुछ याद रखने का जरूरत है क्या, एफपीओसी इज बायबैक प्राइस, व्हाट इज बायबैक प्राइस, 130। व्हाट इज द कॉस्ट विच इज पेड बाय दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर, 100। इसके वजह से मेरा जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 30। और ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। इजीपीजी, ओके। अभी हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एंड विच इज इंपॉर्टेंट, और इसमें अमेंडमेंट है, ध्यान देना सबको। ठीक है, अगर एक डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स है, तो डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स में कैसे ट्रीटमेंट होगा, देखो, डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स में कैसे ट्रीटमेंट होगा, तो प्लीज सब लोग इधर ध्यान देना। उन्होंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज किया, उन्होंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज किया। तो उन्होंने बोला कि जितना भी पैसा ये शेयर होल्डर को मिल रहा है 130 का, बराबर, ये शेयर होल्डर को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर 130 रुपीज देने पड़ेंगे। यूल से किधर गलत है ना, 130 क्यों देगा वो, अरे भाई उसने 100 भी पे किया था, तो 100 का उसको डिडक्शन मिलना चाहिए। योर पॉइंट इज राइट। उन्होंने पूरा सुनो, आईएफओएस के अंदर उन्होंने 130 डालने के लिए बोल दिया, बराबर। और कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन निकालने बोला। कंप्यूटेशन के अंदर एफवीओसी विल बी निल, बोला ऐसे करो, एफवीओसी इज निल माइनस
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना भी अमाउंट तुम लोग ने पे किया था टू द कंपनी एट द टाइम ऑफ परचेज, दैट इज 100, वो माइनस करो एंड यू विल गेट अ लॉस ऑफ 100. सो अल्टीमेटली ये 100 का लॉस जो है, आई विल बी एबल टू यूटिलाइज इट अगेंस्ट इनकम, अदर इनकम ऑफ कैपिटल गेन्स. सो बेसिकली अल्टीमेटली अपने को बेनिफिट 30 का ही हुआ है और हम लोग 30 पे ही टैक्स भर रहे हैं. बट इन्होंने कैसे चेंज किया, जितना पैसा मिला वो आईएफओएस में टैक्स करो, और जितना मैंने पैसा खर्चा किया वो कैपिटल लॉस करके उसका सेट ऑफ ले लो. तो बेसिकली ऐसा उन्होंने बोला है टू कंसिडर योर बायबैक का पॉइंट. बायबैक तुम लोगों को ऐसे निकालना है. पहले का तुम लोग ने अगर पढ़ा होगा तो पहले का काफी अलग था और ये काफी अलग है. पर ये चीज याद रखना, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, जस्ट दैट हम लोग कैपिटल गेन में एफपीओसी में नहीं कर रहे, सिर्फ इसका आईएफओएस में अलग बना रहे. कैपिटल गेन में एफपीओसी जीरो पकड़ के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अपना कॉस्ट डाल रहा है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. पहले क्या होता था, ये जो पहले होता था वो 130 इधर आता था एफपीओसी में, तो हटा दिया एफपीओसी से और आईएफओएस में ऐड करवा दिया. अंडरस्टैंडिंग? तो यही उन्होंने इसमें इधर बोला है. और तुम लोगों ने देखा होगा कि जो भी पेमेंट होता है ना, जब भी 130 का पेमेंट होगा, तभी प्लीज टीडीएस काटना एट द रेट ऑफ 194. दैट इज 194 क्या था? कैन समवन टेल मी इन द चैट प्लीज? 194 सेक्शन क्या है? कौन सा टीडीएस का बात करते हैं 194 के अंदर? वन नाइनटी फोर 194 के अंदर डिविडेंड के टीडीएस का बात करता है. बराबर है? ठीक है, आई होप ये समझा होगा. अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज स्लम्प सेल, दैट इज सेक्शन नंबर 50B. ठीक है, थोड़ा सा ये बात बाकी है अभी. और मेन तो तुम्हारा टैक्स रेट है, ये तो ठीक है, हो जाएगा. स्लम सेल में क्या लिखा है देखो. जब भी एक फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे एक अंडरटेकिंग है, दो अंडरटेकिंग्स है, दो बिजनेसेस है, एक क्लॉथ का बिजनेस है और एक वॉचेस का बिजनेस है. वॉचेस का बिजनेस नहीं चल रहा है, इसके वजह से ये मुझे वॉचेस का बिजनेस पूरा का पूरा बेचना है. व्हेन आई सेल द एंटायर अंडरटेकिंग एज अ होल, मैंने इंडिविजुअल असेट बेचा नहीं, मैंने पूरा अंडरटेकिंग बेचा, तो ये इसको बोला जाता है स्लम सेल. ठीक है, इसको बोला जाता है स्लम सेल. ठीक है सर. दूसरा बात, सर एफईओसी क्या होगा? एकदम सिंपल, एफईओसी इज इक्वल टू, इतना याद रखना, एक्चुअल और एफएमवी. एग्जाम में सब कुछ दिया होगा, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर. बराबर. उसके बाद माइनस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, जितना भी ट्रांसफर एक्सपेंस है वो माइनस कर ले. नेट सेल कंसिडरेशन माइनस क्या करूं? नेट वर्थ. एंड नेट वर्थ के अंदर आता है असेट्स एंड लायबिलिटीज. असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज नेट वर्थ. असेट्स में कौन से असेट्स होते हैं? डेप्रिशिएबल असेट्स एंड नॉन डेप्रिशिएबल असेट. एक चीज बताऊं, असेट्स में, नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स में सीधा हम लोगों को लेना है बुक वैल्यू, जो भी सामने दिख रहा है वो बुक वैल्यू उठाओ. लायबिलिटी के केस में भी सीधा लेना है हम लोगों को बुक वैल्यू. बट जो भी डेप्रिशिएबल असेट्स होते हैं वो हम लोगों को बुक वैल्यू नहीं लेना है, बिकॉज ये डेप्रिसिएशन जो यूज किया, डेप्रिशिएबल असेट्स का जो डब्ल्यूडीवी दिख रहा है, दैट इज आफ्टर अप्लाइंग द डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट. हम लोगों को डब्ल्यूडीवी वही चाहिए बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट चाहिए. तो इधर हम लोग का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट. सो दे मस्ट बी गिविंग यू द एक्चुअल वैल्यू, वो असेट्स का एक्चुअल वैल्यू. उधर से तुम लोग डेप्रिसिएशन के रेट्स जो इनकम टैक्स के अंदर है वो कर करके आज का रेट तक आ जाओ, और वो कंसिडर करना अपने बुक वैल्यू में, वो कंसिडर करना अपने नेटवर्थ में. बराबर है? सो बेसिकली इसका वर्किंग नोट बनेगा प्लस बुक वैल्यू ऐड होगा, ये असेट्स हो गए. माइनस करेंगे बुक वैल्यू फॉर लाइबिलिटीज, आई विल गेट नेटवर्थ. बराबर. और यही नेटवर्क तुम्हारा डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा. अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? आई होप क्लियर है सब कुछ दिमाग में, क्लैरिटी आ गया क्या? क्लैरिटी आ गया क्या? अभी इसमें दो तीन चीजें है कि भाई इसमें रीवैल्यूएशन जो होता है ना, रीवैल्यूएशन वो तुम लोगों को इग्नोर करना है. जो भी रीवैल्यू किया होगा असेट्स वो तुम लोगों को इग्नोर करना है. ठीक है, वो एक चीज है. सेकंड पॉइंट ये है, अगर तुम्हारे बैलेंस शीट में असेट साइड पे ऐसे कौन से असेट्स होंगे जिन पे 100% डिडक्शन क्लेम हो चुका है अंडर पीजीबीपी.
100% डिडक्शन अंडर पीजीबीपी क्लेम हो चुका है, तो प्लीज ऐसे असेट्स वापस कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ में कंसिडर मत करना, इग्नोर दोज असेट। करेक्ट है, रिवैल्यूएशन इग्नोर करना है एंड 100% जिस पे डिडक्शन दिया है वो तुम लोगों को क्या करना है, इग्नोर करना है व्हाइल कंप्यूटिंग द नेट वर्थ। ये इतना तुम लोगों को याद रखना है नेटवर्थ के अंदर। हाँ, और एक चीज ये है कि इस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नो इंडेक्सेशन। करेक्ट है सर। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए तुम लोग आइडेंटिफाई करो अंडरटेकिंग कितने महीने तो मतलब कब से है। अगर अंडरटेकिंग 4 साल 5 साल 6 साल 20 साल से तो लॉन्ग टर्म बन जाएगा अपने लिए। अभी अगर लेटेस्ट अमेंडमेंट देखा तो 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स है, बराबर है। तो 12 मंथ्स के तो 12 मंथ्स तो इधर आएगा ही नहीं, तो यानी से उसके लिए 24 मंथ्स एप्लीकेबल होगा, बराबर। तो 24 मंथ्स अगर होगा लेस देन और इक्वल टू 24 होगा तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 24 होगा तो लॉन्ग टर्म। और अगर प्रायर टू 23/7 का असेट होगा देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी 36 पीरियड ऑफ होल्डिंग टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। फायदा कुछ नहीं लिखने के लिए बोल रहा हूं मैं, बिकॉज इंडेक्सेशन इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पशंस, कुछ एग्जाम्पशंस देखते हैं। एग्जाम्पशंस क्या होता है बेसिकली, मैंने कुछ असेट बेचा, उससे मुझे कुछ पैसा मिला, वो जो पैसा मिला मैंने वो पैसा किधर री इन्वेस्ट कर दिया। अगर मैंने वही पैसा किधर री इन्वेस्ट किया है देन इन दैट केस वो जो री इन्वेस्टमेंट जो किया है उसका मैं क्या कर सकता हूं, ओरिजिनल कैपिटल गेन से रिडक्शन कर सकता हूं, एग्जाम्पशन ले सकता हूं। तो क्या बेचना चाहिए, किसमें री इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने दिन में री इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना दिन वो री इन्वेस्टेड असेट मेरे पास होना चाहिए, तो ये सब चीजें हम लोग सेक्शन नंबर 54 के एग्जाम्पशंस में देखेंगे। ठीक है, आराम से इधर देखो 54 में क्या लिखा है, व्हाट डिड आई सेल, आई सोल्ड लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या बेचा, लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ओरिजिनल एसेट ट्रांसफर्ड। ठीक है, मैंने किस में री इन्वेस्ट किया, मैंने अनदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट किया। मैंने क्या बेचा, लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, किस में री इन्वेस्ट किया, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सर जिसमें मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूं, कैन आई री इन्वेस्ट इन टू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज? यस यू कैन री इन्वेस्ट इन टू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज, अगर वो जो कैपिटल गेन जो आता है, जो एक हाउस प्रॉपर्टी बेचा ना उसका जो कैपिटल गेन आता है, इफ दैट इज अप टू 2 करोड़, इफ दैट इज अप टू 2 करोड़, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं दो नए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो परचेज किए हैं उसका मैं एग्जामिशन दिखा सकता हूं, बराबर है। एंड अगर मेरा ओरिजिनल असेट जो सेल किया है उसका जो कैपिटल गेन आया है, इफ दैट इज मोर देन 2 करोड़, then in that case I don't have an option of showing two residential house properties का deduction, I can show only one residential house property का deduction। वो तुम्हारे फेवर में जो होगा वो ले लो, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ले लो, करेक्ट। अभी दोस्त ये जो टू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन सिर्फ मैं वंस इन लाइफ टाइम ले सकता हूं। क्या बोला मैंने, वंस इन लाइफ टाइम ले सकता हूं, एक ही बार ले सकता हूं, वंस इन लाइफ टाइम। ठीक है, एक कंडीशन है कि अगर सर मैंने जो नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट किया है ना, वो कभी ओके कभी मैंने परचेस करना चाहिए, तो ट्रांसफर जो डेट है, ये ट्रांसफर डेट है, ये ट्रांसफर डेट के पहले 1 ईयर, ये ट्रांसफर डेट के बाद 2 ईयर्स, ये पीरियड के बीच में मैंने परचेस करना चाहिए। ट्रांसफर डेट के 1 ईयर प्रायर और विद इन 2 ईयर्स, ये डेट के पहले तुम लोग ने क्या करना चाहिए, तो परचेस करना चाहिए। और अगर तुम लोग अगर कुछ री कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो ट्रांसफर डेट के विद इन 3 ईयर्स कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए, ट्रांसफर डेट के विद इन 3 ईयर्स कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए, बराबर। जो भी तुम्हारा जो नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, वो नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तुम लोग ने सेल नहीं करना चाहिए फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस। एक बार तुम लोग ने ओल्ड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा, मुंबई का प्रॉपर्टी बेचा, पैसा मिला, पुणे में हाउस प्रॉपर्टी ले लिया, वो जो पुणे का हाउस प्रॉपर्टी है ना, वो तुम लोग ने 3 साल तक बेचना नहीं चाहिए। अगर बेचा, अगर बेचा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी तुम लोग ने एग्जाम्पशन लिया है, सी मैंने मुंबई का हाउस प्रॉपर्टी बेचा, पैसा मिला,
पुणे का हाउस प्रॉपर्टी में री-इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपया। सेम अमाउंट का मैंने क्या ले लिया? एग्जम्पशन ले लिया, बराबर? अगर मैं 10 लाख का एग्जम्पशन ले रहा हूं, तो उसके पीछे एक कंडीशन है कि वो 3 साल तक पुणे का प्रॉपर्टी नहीं बेचना है। अगर मैंने वो 3 साल के अंदर पुणे का प्रॉपर्टी बेच दिया, कितने बेचा? समझ मैंने वो बेचा फॉर 40 lakhs, तो पुणे के हाउस प्रॉपर्टी का कहना है इससे कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। एफपीओसी 40 lakhs माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 10 लाख में लिया था। बट जो भी मैंने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया ना, 3 साल के अंदर मैंने बेच दिया। इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से जितना भी मैंने एग्जाम्पशन लिया था, वो क्या किया जाएगा? रिड्यूस किया जाएगा। एंड दैट्स व्हाई दिस कम्स एज जीरो, एंड पूरा का पूरा 40 lakhs पे टैक्स देना पड़ेगा। So if you don't if you don't follow the condition, then you have to reduce the exemption amount from the cost of asset of the new asset, cost of acquisition of the new asset. अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम? ओके सर, इस पे हम लोगों को डिपॉजिट स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। यस, सीजीएएस के डिपॉजिट स्कीम का इसमें बेनिफिट मुझे मिल सकता है। सीजीएएस, ठीक। इसमें एक लिमिट उन्होंने ऐड किया, 10 करोड़ रुपया लिमिट है, ठीक है। इसके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एक चीज याद रखना, 54 के अंदर जो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए वो इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 54 बी एकदम सिंपल है, 54 बी एंड डी वेरी सिंपल। 54 बी बात करता है क्या बेचा? मैंने एग्रीकल्चरल लैंड बेचा सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, जो मैंने एटलीस्ट 2 साल के लिए, पहले के एटलीस्ट 2 साल के लिए एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया। वापस बोल रहा हूं, मैं एग्रीकल्चरल लैंड बेच रहा हूं जो अर्बन एरिया में है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, कैपिटल गेन लगेगा? लगेगा। जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, मैं 2 साल के लिए एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज कर रहा हूं, ऐसा मैंने एग्रीकल्चरल लैंड बेचा जो अर्बन एरिया में है, ठीक है। कैपिटल गेन आएगा? यस। बट अगर वो पैसा आके मैंने अगर एग्रीकल्चरल लैंड परचेस किया इन रूरल और अर्बन एरिया, किधर भी, तो मैं जितना भी मेरा री इन्वेस्टमेंट है, वो मैं क्या ले सकता हूं? उसका एग्जाम्पशन ले सकता हूं। जितना री इन्वेस्टमेंट है उसका क्या ले सकता हूं? एग्जाम्पशन ले सकता हूं। इसका कंडीशन क्या है? जो परचेस होना चाहिए विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये जो नया असेट मैंने जो परचेस किया है, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल और अर्बन एरिया वाला, ये जो है मैंने वो 3 साल तक नहीं बेचना चाहिए। अगर मैंने बेचा, तो जो टाइम पे मैं बेचूंगा, वो टाइम पे जो भी कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन होगा, वो कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन में जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, उसमें से जितना भी मैंने एग्जाम्पशन लिया है वो माइनस किया जाएगा। If it does so, reduce the exemption amount from the cost of acquisition of the new asset. करेक्ट है? पक्का? सर इसमें सीजीएस मिलेगा क्या? मिलेगा, ठीक। ये 54 बी हो गया। 54 डी का बात करते हैं। सर क्या बेचा? मैंने बेचा लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जो कंपल्सरीली अक्वायर हो गया। गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली अक्वायर किया क्या? लैंड एंड बिल्डिंग। किधर था? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जो कंपल्सरीली अक्वायर हो गया, ठीक है। कंपल्सरी अक्वायर होने के बाद तुझे कुछ पैसा मिलेगा? मिलेगा। वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल गेन बन जाएगा, ठीक है। अभी अगर वही तुम लोग ने, अगर वही पैसा आके तुम लोग ने नया लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, देन इन दैट केस जो भी नया लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया था, उसका मुझे क्या मिल जाएगा दोस्त? डिडक्शन या एग्जाम्पशन, बोलो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। इसके लिए भी कंडीशन क्या है दोस्त? कंडीशन ये है कि मुझे परचेस करना है विद इन 3 years, और जो नया प्रॉपर्टी परचेस किया है वो 3 साल तक नहीं बेचना है। अगर बेचा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर, एग्जाम्पशन जितना लिया था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर। ओके, अभी 54 में क्या था? क्या बेचा? सब लोग इधर देखो, क्या बेचा? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा विच इज लॉन्ग टर्म। किसमें परचेस किया? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में परचेस किया। उसके बाद 54 बी में क्या बेचा? एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचा, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, जो 2 साल के लिए एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज कर रहा था, बराबर। और वो मैंने बेच दिया, पैसा मिला। मैंने किधर री इन्वेस्ट किया? एग्रीकल्चरल लैंड में री इन्वेस्ट किया, बीइंग अर्बन और रूरल, बीइंग इन अर्बन और रूरल एरिया। जितना भी री इन्वेस्ट किया सबका मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। 54 सी में क्या हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग
जो कंपल्सरीली अक्वायर हुआ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में था वो, और मैंने री इन्वेस्ट किया अनदर लैंड एंड बिल्डिंग में, नए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ये 54D हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद याद रखना, ये मेरे हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट है, 54EC एंड 54F। 54EC एंड 54F। ईसी में बात किया है इन केस ऑफ ट्रांसफर, क्या तुम लोग ने ट्रांसफर किया, इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग। री इन्वेस्ट किसमें किया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मतलब जो स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड्स है इसमें री इन्वेस्ट किया। कभी री इन्वेस्ट किया विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, री इन्वेस्ट किया। कंडीशन ये है, जो बॉन्ड्स है वो मैंने सेल नहीं करना चाहिए विद इन 5 years। आई शुड नॉट ट्रांसफर सच बॉन्ड्स विद इन आई शुड नॉट ट्रांसफर सच बॉन्ड विद इन 5 years। और मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 50 लाख रुपीज का मिलेगा। एंड ये जो बॉन्ड्स है वो प्लेज नहीं कर सकते, प्लेज मतलब गिरवी नहीं रख सकते अगेंस्ट लोन, मतलब मैं ये रखा, बॉन्ड्स तुम्हारे पास दिए और इन रिटर्न मैंने लोन लिया, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया 54EC। याद रहेगा, मैक्सिमम डिडक्शन कितना, 50 lakhs। कभी इन्वेस्ट करना चाहिए विद इन विद इन विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उसमें मैंने री इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके, 5 साल तक बेचना नहीं चाहिए। फिर 54F क्या है, 54F बात करता है मैंने कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मैंने कुछ कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा, फॉर एग्जाम्पल मैंने गोल्ड बेचा। मैंने क्या बेचा, गोल्ड बेचा। ठीक है, गोल्ड बेचा और मैंने क्या परचेज किया, समझ, मैंने री इन्वेस्ट किया है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। Basically, you are transferring any long-term capital asset other than residential house property and you are purchasing residential house property। ठीक है, ओके। सर कभी रीइन्वेस्ट करना चाहिए, सेम सेम जो हम लोगों ने किया था, 1 year प्रायर और 2 years आफ्टर ट्रांसफर। कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 years। ठीक है, ओके, इधर तक क्लियर है। अभी एक कंडीशन उन्होंने दिया है कि अगर तुम लोगों को 54F में डिडक्शन चाहिए या एग्जेम्पशन चाहिए, तो उसके पीछे कंडीशन क्या है, जब भी तुम लोग गोल्ड बेच रहे हो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोल्ड, आई शुड नॉट ओन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मेरे पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, गोल्ड बेच दिया, और मैंने और एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी उसमें उससे परचेज किया, विच इज फाइन, ये चलेगा। तुम्हारे पास एग्जिस्टेंस में एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। मतलब देखो, वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है मुंबई में एंड 3 kg का गोल्ड है, वो मैंने सेल कर दिया, री इन्वेस्ट करके रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया, चलेगा, चलेगा, करेक्ट। बट मेरे पास ऑलरेडी 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज है मुंबई में, 3 kg गोल्ड सेल किया और मैंने री इन्वेस्ट किया एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, नो 54F एग्जेम्पशन। बराबर, परफेक्ट एकदम, ओके। उसके बाद कंडीशन और एक है कि जो नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है शुड नॉट बी सोल्ड विद इन 3 years। ये तो सेम है, ये तो सेम है, बट इसका कॉन्सिक्वेंस थोड़ा अलग है। अगर तूने विद इन 3 years जो नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया, देन इन दैट केस यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब भी बेचेंगे, जब भी बेच रहा है तू विद इन 3 years, उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करते हैं, बराबर है। बट 54F में कॉस्ट से माइनस नहीं करना है, यू एडेड टू इनकम, उन्होंने बोला। क्या बोला उन्होंने, कॉस्ट से माइनस मत कर, तू इनकम में ही ऐड कर ले, दोनों का ट्रीटमेंट इज द सेम, मतलब इंपैक्ट सेम आएगा अल्टीमेटली। इफ सोल्ड विद इन 3 years इट विल बी टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ये कॉस्ट से माइनस मत कर, बराबर। और जो तुम लोग ने नया प्रॉपर्टी जो परचेस किया है, मतलब तुम्हारे पास ये सिचुएशन था, राइट, वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पहले से था, नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस किया, बराबर है। ये जो हाउस प्रॉपर्टी है वो 3 साल तक बेचना नहीं चाहिए, बराबर। और ये जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस किया है ना दूसरा वाला, उधर से विद इन 2 years, विद इन 2 years तुम लोग ने और एक प्रॉपर्टी परचेस नहीं करना चाहिए। देखो, assessee should not buy another residential house property for 2 years or construct for 3 years। एक जो गोल्ड बेच के जो प्रॉपर्टी परचेस किया, वो जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी 3 साल तक बेचना नहीं चाहिए, और ये प्रॉपर्टी लेने के बाद और एक प्रॉपर्टी तुम लोग ने विद इन 2 years लेना ही नहीं चाहिए, एंड विद इन 3 years कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, करेक्ट। सर अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कैसे मिलता है, देखो,
अमाउंट ऑफ एग्जामेशन के लिए मैंने ना दो बाइफर्केशन तुम लोगों को इधर दिखाए हैं। नंबर वन, 54 का हम लोग कैसे करते हैं देखो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आया 60 lakhs, जितना भी तुम लोग ने री इन्वेस्ट किया दूसरे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। सिंपल है। 54F में ऐसा नहीं होता है। 54F में मैंने बेचा क्या, गोल्ड बेचा, जिससे मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 60 lakhs। अभी गवर्नमेंट क्या पूछता है मालूम है, तेरे पास रोकड़ा कितना आया, रोकड़ा मतलब पैसा। हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी डिड यू गेट बाय सेलिंग द गोल्ड? 1 crore 10। उन्होंने बोला ना 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 ना, 1 crore 10 में से तू ट्रांसफर एक्सपेंस भी दिए ना। मैंने बोला हाँ। तो मुझे बता नेट तुझे ट्रांसफर कितना हुआ, कितना मुझे पैसा मिला, 1 crore rupees। नेट सेल कंसिडरेशन इज 1 crore। Out of this 1 crore, how much amount did you invest to buy a new property? 50 lakhs। 50 lakhs का नया प्रॉपर्टी लिया। आई एम नॉट गोइंग टू रिड्यूस 50 lakhs फ्रॉम माई एग्जामेशन, राइट। सो उन्होंने क्या बोला देखो, तुम लोग ने कितने का प्रॉपर्टी लिया नया वाला, 50 lakhs का प्रॉपर्टी लिया। कितना पैसा था तुम्हारे पास, 1 करोड़। 1 करोड़ में से 50 lakhs का प्रॉपर्टी लिया, विच मीन्स तूने सिर्फ 50% ऑफ द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड। और इसकी वजह से तेरा जो एग्जाम्पशन होगा 54F का, दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। इसका मतलब 54F का एग्जाम्पशन विल नॉट बी 50 lakhs। 54F का एग्जाम्पशन विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 50%, विच कम्स टू 30 lakhs। सर ये क्या किया हम लोग ने, कुछ फॉर्मूला सीखा था। देखो मैं तुम लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ क्या है। हम लोग ने पहले क्या देखा कि भाई 50 लाख रुपीज री इन्वेस्ट किया। 50 लाख रुपीज का जो था वो री इन्वेस्ट किया। कितना अमाउंट था मेरे पास, 1 करोड़। मैंने कितना परसेंटेज री इन्वेस्ट किया, सिर्फ 50%। कीप दिस 50% एंड अप्लाई इट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, दैट इज 60 lakhs। यही तो फॉर्मूला तुम लोग ने सीखा है भाई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंटू अमाउंट री इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन। पहले निकालो परसेंटेज, ये परसेंटेज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अप्लाई करो। यही तो है, पहले निकालो परसेंटेज, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अप्लाई करो। सिंपल बात, इजी बात। ये ऐसे होता है 54F का एग्जाम्पशन। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज टैक्स रेट। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कौन सा सेक्शन होगा तो वो टैक्स रेट ही है, तो प्लीज ध्यान देना। पर उसके पहले हम लोग चल फटाफट एक सेक्शन देख लेते हैं 50AA करके, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स। देखो कभी कभी डिबेंचर्स का जो रिटर्न्स होते हैं ना, डिबेंचर्स के रिटर्न्स आर डिपेंडेंट अपॉन द मार्केट फ्लक्चुएशन, डिपेंडेंट अपॉन द मार्केट फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसका टैक्सेबिलिटी कैसे होगा। देखो अगर कोई मार्केट लिंक डिबेंचर्स भी होगा ना, तो भी टैक्सेबिलिटी में कुछ फर्क नहीं होगा भाई। एफवीओसी क्या होगा, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है, रिडम्पशन अमाउंट है, जो भी होगा वो, मैंने कुछ तभी परचेज भी किया होगा तो मैं परचेज का भी वैल्यू माइनस करूंगा। उसके बाद मैंने कुछ एक्सपेंडिचर किया होगा तो एक्सपेंडिचर माइनस किया जाएगा। सो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलने वाला है, कैपिटल गेन ही मिलने वाला है। इसमें कुछ अलग चीज पड़ी क्या, नहीं। इसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है हम लोगों को, वैसे भी नहीं मिलता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स? मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स मतलब ऐसे डिबेंचर्स जिसके रिटर्न्स आर लिंक्ड टू मार्केट रिटर्न्स। एंड स्पेसिफाइड डिबेंचर्स, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो लोगों का पैसा लेके जो इन्वेस्ट करते हैं ना, उसमें से मैक्सिमम 35% इज इन इक्विटी। मतलब मैक्सिमम क्या है, डेट में, और बाकी का डेट में। मिनिमम 65% इज इन डेट। इसको बोला जाता है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। इसमें कंप्यूटेशन वाइज कुछ अलग नहीं है, कंप्यूटेशन वाइज कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, लास्ट 2 पॉइंट्स आर लेफ्ट, दैट इज वन इज टैक्स रेट एंड द सेकंड वन इज सेक्शन नंबर 55। मुझे बात बताओ, इज एवरीबडी क्लियर? एक बार फटाफट पानी पी लो एंड देन वी विल स्टार्ट विद द टैक्स रेट्स। सब लोगों को क्लियर है कि नहीं बाबा? ठीक है, आ जाओ।
टैक्स रेट्स पे आ जाओ। टैक्स रेट्स में सबसे पहले हम लोग दो सेक्शंस देखेंगे, सेक्शन नंबर 112 ए एंड सेक्शन नंबर 112। लॉन्ग टर्म का पहले बात करेंगे, सेक्शन नंबर 112 ए एंड 112। लॉन्ग टर्म में 112 ए में कौन से असेट्स ट्रांसफर किए जाते हैं? 112 ए के अंदर कौन से असेट्स है? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, और आई कैन से लिस्टेड नहीं बोल सकता, इस पे बोलना चाहता हूं मैं इक्विटी शेयर्स ऑन विच सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज पेड। वापस बोल रहा हूं, लिस्टेड नहीं आएगा, इक्विटी शेयर्स ऑन विच सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज पेड, ऐसा बोलता हूं मैं। ठीक है, ओके। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो हम लोग फाइनल में देखेंगे, ये फॉल होता है 112 ए के अंदर। ठीक है सर, टैक्स रेट कितना है? देखो 23/7/24 के पहले अगर तुम लोग ने बेचा होगा तो पहले जो लॉ था वही 10% का टैक्स रेट। बट अगर तुम लोग ने ऑन और आफ्टर 23/7/24 बेचा है, ऑन और आफ्टर 23/7/24, then in that case 12.5% is the tax rate। अभी अब आज बेचा तो 12.5% लगेगा। सर इसके लिए एक लिमिट भी था, द लिमिट वाज 1.25 lakhs। मतलब ये 1.25 लाख जो है ना, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का लिमिट है। ऐसा नहीं कि इसके बाद वाला 1.25 lakhs, इसके पहले वाला 1 लाख जो पहले था, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला है कि 1.25 lakhs जो है वो लिमिट सबके लिए पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब 10% इन एक्सेस ऑफ 1.25 lakhs एंड 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1.25 lakhs, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का लिमिट है। सर एक एग्जांपल दे सकते हो? इधर देखो, 22/7/24 को मैंने एक असेट बेचा 5 लाख, 22/7 अमेंडमेंट के पहले। 22/9/24 को मैंने एक असेट बेचा 2 लाख के लिए, जिसपे 12.5% रेट लगता है, ऊपर में 10% रेट लगता है। वैल्यू कितना आया? 7 लाख रुपीज। एक फाइनेंशियल ईयर में कितना मेरे पास लिमिट है? 1.25 lakhs का लिमिट है, तो वो मैंने माइनस किया। सो अल्टीमेटली मुझे टैक्स देना है 5.75 lakhs का। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 1.25 lakhs मैंने माइनस किया, डिड आई रिड्यूस इट फ्रॉम 5 lakhs और डिड आई रिड्यूस इट फ्रॉम 2 lakhs? और शुड आई रिड्यूस इट फ्रॉम 5 lakhs और शुड आई रिड्यूस इट फ्रॉम 2 lakhs? सो द पॉइंट इज सो द पॉइंट इज दिस इज नॉट क्लियर फ्रॉम द प्रोविजन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो होगा उधर से माइनस करेंगे। बेनिफिशियल कौन सा होगा? व्हाट डू यू थिंक? कैन यू प्लीज टेल मी इन द चैट कि हम लोग ने 5 लाख से निकालना चाहिए कि 2 लाख से निकालना? हम लोग ने 5 लाख से निकालना चाहिए, 2 लाख से निकालना चाहिए? कहने से 2 लाख से निकालना चाहिए बिकॉज उसका टैक्स रेट इज द हाइएस्ट ना। सो 2 लाख में से 1.25 लाख माइनस कर, राइट? सो 5 lakhs पे पूरा 10% एंड 75,000 जो आएगा उस पे कितना? 12.5। 75 कैसे आया? 2 lakhs माइनस 1.25 लाख। इजी है। कंडीशन ये है कि सबसे पहला कंडीशन, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलता है। लिखा नहीं है पर सुनो, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। एसटीटी पे होना चाहिए, दिस इज अ बेसिक कंडीशन। एसटीटी पे होना चाहिए। चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेगा। रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए भी नहीं मिलेगा, एंड इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा। इस पे कभी भी मुझे इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। ठीक है सर। अभी मैं तुम लोगों को एक चीज बता रहा हूं जिसके वजह से पूरा मतलब पूरा इंडस्ट्री हिल गया। जो है बात कर रहा हूं मैं 112 के बारे में। सब लोग इधर दिखना, 112 के बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने 23/7/24 के बाद, ऑन और आफ्टर 23/7/24 के बाद जो असेट्स ट्रांसफर हुए, उनके लिए बोल दिया कि इंडेक्सेशन जो तुम लोगों को पहले मिलता था वो इंडेक्सेशन अभी नहीं मिलेगा। जो पहले इंडेक्सेशन मिलता था वो इंडेक्सेशन अभी नहीं मिलेगा। मतलब सीधा का सीधा हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट जो होगा वो माइनस कर। ये मैं कभी का बात कर रहा हूं, जब भी ऑन और आफ्टर 23/7/24 असेट्स ट्रांसफर होते हैं तो उस पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। ओके, अभी ये तो एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया रूल। बट अगर वो असेट्स जो ट्रांसफर हुए हैं 23/7/24 के बाद, अगर वो असेट्स है लैंड, बिल्डिंग और बोथ, देन इन दैट केस इंडेक्सेशन का ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन में क्या बोला?
that you can either claim the indexation and pay the tax at the rate of 20%, या फिर हम लोग इंडेक्सेशन का बेनिफिट पूरा ही छीन रहे, बट यू पे द कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स दैट इज 12.5%, राइट? अगर वो असेट अगर परचेस हुआ था प्रायर टू 23/7/24 एंड सेल हुआ है ऑन और आफ्टर 23/7/24, अगर वो अदर असेट्स के बारे में मैंने बात किया तो उस पे इंडेक्सेशन मिलेगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा एंड टैक्स रेट इज गोइंग टू बी सीधा 12.5%। ठीक है, इंडेक्सेशन तो छीन लिया, बट उन्होंने क्या बेनिफिट दिया अपने को? 12.5% का टैक्स रेट। ठीक है, अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग अगर बेचा होगा तो इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो तुम लोगों को ऑप्शनल है, तुम लोगों को लेना है तो 20% ले लो टैक्स करके, एंड अगर इंडेक्सेशन नहीं चाहिए तो 12.5% जो है उसके हिसाब से तुम लोग कंप्यूट कर सकते हो। बट इसके लिए भी और एक कंडीशन क्या है? एक कंडीशन क्या, लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि ये एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए। फर्स्ट कंडीशन इज वो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए लगता है, जो रेसिडेंट है उनके लिए मिलेगा ये ऑप्शन, एंड वो कौन सा असेट है? लैंड एंड बिल्डिंग ऑन बोथ है। जो असेट परचेस हुआ है प्रायर टू 23/7 बट सेल हुआ है ऑन और आफ्टर 23/7, उनको ये ऑप्शन दिया गया। सर अगर ऐसा हुआ तो लैंड एंड बिल्डिंग मैंने आज परचेस किया और कल बेच दिया, इंडेक्सेशन का ऑप्शन नहीं है। इंडेक्सेशन का ऑप्शन कभी मिलेगा जब ही असेट प्रायर परचेस किया था और आफ्टर सेल हुआ है, तभी सिर्फ इंडेक्सेशन का ऑप्शन मिलेगा। आई होप यू आर क्लियर। अभी हम लोग ना ये पॉइंट्स देखते हैं। देखो, व्हेन द असेट्स आर ट्रांसफर्ड एंड असेट्स कौन से हैं 112 के अंदर? ऑल दोज असेट्स विच आर नॉट देयर इन 112 ए, अदर देन 112 ए। सर रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? देखो, अगर ट्रांसफर हुआ है प्रायर टू 23/7/24, इसमें तो लॉ चेंज हुआ ही नहीं था, तो उसके लिए ओल्ड रेट ही लगेगा, दैट इज 20% विद इंडेक्सेशन। इजी, ओके। अभी अगर ट्रांसफर हुआ है ऑन और आफ्टर 23/7/24, उसमें दो पार्ट्स थे, नॉर्मल असेट्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का बात करें। लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ acquired before 23/7/24 and sold after 23/7/24, and you are an individual or HUF and you are a resident, तो मेरे पास क्या रहता है? ऑप्शन रहता है 20% विद इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्स। बट अगर मैं इंडिविजुअल HUF नहीं रहूंगा तो मेरे लिए ऑप्शन है ही नहीं। अगर ऑप्शन है ही नहीं तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, राइट? करेक्ट एकदम, ओके। और एक चीज, अगर लैंड एंड बिल्डिंग अक्वायर ऑन और आफ्टर 23/7 हुआ है और सोल्ड भी और आफ्टर हुआ है, तो मैंने क्या बोला था? इसके लिए भी ऑप्शन नहीं है। इसमें सीधा क्या किया जाएगा? 12.5% विदाउट इंडेक्स। समझ रहा है क्या? एंड अदर असेट्स के केस में भी ऑप्शन नहीं है। अदर असेट्स इधर अक्वायर्ड प्रायर टू या आफ्टर, डज नॉट मैटर, इट इज 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, दैट्स इट। अगर गोल्ड बेचा, गोल्ड में कभी भी बेचू अभी, मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए कंडीशन याद रखो, वो ऑप्शन का कंडीशन क्या है? सबसे पहले एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल HUF के लिए, दूसरा जो है वो एप्लीकेबल होता है रेजिडेंट्स होंगे तो, तीसरा लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ है, जो परचेस करना चाहिए ऑन बिफोर 23/7 एंड जो सेल करना चाहिए आफ्टर, तो ऑप्शन मिले। ऑप्शन क्या है? 20% विद इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, राइट? सो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस इज चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा, बेसिक एग्जामेशन लिमिट नहीं मिलेगा, एंड ओनली अनएग्जॉस्टेड बेसिक, वो हम लोग देखते हैं आगे जाके। ठीक है, हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म का। इजी एकदम। शॉर्ट टर्म में पहले 111A में क्या टैक्स रेट था याद करो? कुछ 15% था, एक ही चेंज हुआ है, 15% का चेंज होकर 20% हुआ, दैट्स इट। एक ही चेंज हुआ, बाकी एवरीथिंग इज द सेम। असेट ट्रांसफर्ड, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स,
यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। टैक्स रेट क्या है? असेट्स ट्रांसफर्ड बिफोर 23/7/24 होगा तो 15%, ऑन और आफ्टर 23/7/24 होगा तो 20%, ठीक है। इधर परचेस कभी किया डज नॉट मैटर, कभी ट्रांसफर हो रहा है दैट मैटर्स, ठीक। कंडीशंस नंबर 1, इट इज सॉरी, यू विल नॉट गेट चैप्टर 6 डिडक्शन, 87A का रिबेट मिल जाएगा, बेसिक एग्जामेशन लिमिट नहीं मिलेगा, ठीक है। डिडक्शन नहीं मिलेगा, लिमिट नहीं मिलेगा, एंड रिबेट बेसिकली मिल जाएगा, ठीक। ओके, उसके बाद जो नॉर्मल रेट्स है, अदर अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स जो है, जो इसमें फॉल नहीं होते, गोल्ड है फॉर एग्जांपल, तो इधर आएगा। तो एवरी असेसी के नेचर पे टैक्स होगा, मतलब अगर वो इंडिविजुअल होगा तो स्लैब रेट लगेगा, कंपनी होगा तो 30 लगेगा, फर्म होगा तो 30 लगेगा। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, एकदम सिंपल बात है भाई। देखो इधर एक बात करते हैं कि इंडिविजुअल है 44 इयर्स का, नॉर्मल स्कीम में है, ठीक है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितना है? 2.5 लाख। अभी हम लोग ने देखा था 112A, 112 या 111A, ये तीनों सेक्शंस में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। नाउ मेरा इनकम में आईएफओएस है 2 लाख का एंड 112 का 5 लाख है। नाउ कह रहे हैं मेरा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख, बट मैं यूटिलाइज मैं 2 लाख पे कर सकता हूं, 5 लाख पे नहीं कर सकता। सो कहने से आई एम यूटिलाइजिंग दिस एंटायर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, और इसमें से भी 50,000 मेरा लिमिट बच रहा है विच इज अनएग्जॉस्टेड। जो 50,000 रुपीज का अमाउंट बच रहा है विच इज अनएग्जॉस्टेड, आई विल बी एबल टू यूज दिस अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अगेंस्ट दिस स्पेशल इनकम ऑफ 112. So basic exemption limit will be first utilized against IFOS. 50,000 will be unexhausted. It can be utilized against 112, that is 5 lakhs. So income as per 112 will be 5 lakhs minus 50,000, which is 4.5 lakhs. And IFOS का जो इनकम होगा वो क्या माना जाएगा? जीरो। ये होता है अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट का फंडा। सर अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास 4 इनकम्स है, एक IFOS है, एक 111A है, एक 112 है एंड 112A है। IFOS was only 50,000, ये 5 lakhs, ये 4 lakhs, ये 3 lakhs, and 2.5 is the basic exemption limit. तो अनएग्जॉस्टेड कितना बच गया? 2 lakhs. ये जो 2 lakhs है मैं किसके अगेंस्ट करूं? 111A के अगेंस्ट, 112 के अगेंस्ट या 112A के अगेंस्ट? सो जिसका टैक्स रेट इज द हाईएस्ट उसके अगेंस्ट में यूज करूंगा। इसका मतलब 112A का टैक्स रेट कितना था? 20%। 112 का कितना था? 12.5%। 112A का कितना था? So basically, I will use it against 5 lakhs. Is everybody clear with this part? एंड हमारा एक लास्ट पॉइंट बाकी है, दैट इज सेक्शन नंबर 55। एकदम सिंपल बात किया उन्होंने, उन्होंने बोला है इफ द असेट इज अक्वायर्ड प्रायर टू 31/1/2018, देन उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट और FMV as on 31/1/2018 whichever is higher. खत्म। इतना बोला है सेक्शन नंबर 55 के अंदर। अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम? सो ये इतना ही तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा FVOC आता है 50, ठीक है। मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 10 एंड मेरा जो FMV है ना, वो FMV आता है 60। अभी मुझे बताओ FVOC कितना है? 50 है, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसके अंदर होगा कंपैरिजन, कॉस्ट विल बी 10 lakhs, actual cost will be 10 or FMV that is 60, whichever is higher comes to 60. But will I be able to put 60 here? No, I can't have negative, I can't have a loss because of this section 55. I will have to restrict it to the extent of 50 and इधर 60 नहीं आएगा, याद रखना।
तो इधर आंसर आएगा नील। पर सर हम लोग ने इधर एक फॉर्मूला देखा था, यही चीज तुम लोग ने फॉर्मूला में देखी थी। तुम लोगों को मैं प्रूव करता हूँ कि फॉर्मूला के अंदर तुम लोग ने क्या देखा था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 10 था। यस। एफएमवी एज ऑन 31/1/18 कितना था? देखो 60 था। सर एफवीओसी कितना था? 50 था। तो सबसे पहले विच एवर इज लोअर क्या आता है? 50। सो 50 और 10 विच एवर इज हायर क्या आता है? 50। सो 50 का एग्जामेशन मिला, फिर 50 का कॉस्ट मिला, तो इधर क्या लिया हम लोग ने? 50। बेसिकली यही चीज याद रखनी है। एज पर सेक्शन 55 जो भी आंसर आएगा, दैट आंसर शुड नॉट एक्सीड द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बस इतना याद रखो, फॉर्मूला बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अंडरस्टैंडिंग? तो जब भी हम लोग 31/1/2018 का हम लोग जब भी प्राइस लेंगे, वो प्राइस में एग्जाम में दिया होगा लोएस्ट प्राइस, एवरेज प्राइस एंड हाईएस्ट प्राइस। हम लोगों को हाईएस्ट प्राइस लेनी है। हम लोगों को क्या लेनी है? 31/1/18 की वो असेट की हाईएस्ट प्राइस लेनी है। भाई समझा कि नहीं? यस। एंड दिस इज हाउ, भाइयों और बहनों, हम लोग ने ये कैपिटल गेन का चैप्टर कंप्लीट किया है। अप्रोक्सीमेटली वी हैव टेकन 1 hour 40 minutes टू कंप्लीट दिस एंटायर चैप्टर, बट ऑफ कोर्स आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट एज क्रिस्प एज पॉसिबल, एज क्रिस्पी एज पॉसिबल, क्रिस्प एज पॉसिबल। सो आई होप दैट तुम लोगों को ये सब कुछ समझा होगा। एंड जरा बताओ यार कैसे लगा यार, तुम लोग क्या है देख रहे हो सिर्फ? बताओ जरा कैसे, थोड़ा हेल्पफुल था कि नहीं? तो ये अपना कल पीजीबीपी खत्म हो गया, आज कैपिटल गेन खत्म हुआ, रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म हुआ है एंड हाउस प्रॉपर्टी खत्म हुआ है। सो कैपिटल गेन के लिए भी हम लोग ने कुछ 1 hour 40 minutes के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, परफेक्ट, एकदम सही है। अभी कल के सेशन में हम लोग मिलेंगे। आई थिंक कल मैं देखता हूँ क्या है, आई गेस आईएफओ ऐसा कुछ होगा, सैलरी होगा। आई जस्ट हैव अ लुक एट इट। हम लोग कल मिलेंगे एंड टुमारो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर सीरीज ऑफ सुपर रिविजन सीरीज। ठीक है, तो अभी हम लोग कल मिलेंगे एंड लेट्स फिनिश इन द बेस्ट मैनर, जैसे हम लोग ये 4 चैप्टर्स खत्म किए। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक बार ये सेशन में जैसे बंद करूंगा, प्लीज एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसे लगा। आपका जो भी जेन्युइन रिव्यू रिव्यू होगा, प्लीज मुझे बता देना, राइट। और अगर आप जाते जाते एक छोटा सा प्रमोशन, अगर जाते जाते अगर आप चैनल पे नए रहेंगे तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब करके रखना और एक बार फटाफट लाइक करना। थैंक यू सो मच। दिस इज अमित महाजन। मिलेंगे जल्द ही, कल मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। बाय 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 बाय। आराम से सो जाओ, अभी मस्त एकदम रिवाइज करो फटाफट फटाफट और मस्त सो जाओ, आराम करो या सो जाओ, जो भी करना है करो। पर एक चीज है तुम लोगों को मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि यार, टेक सफिशिएंट स्लीप। भाई वेरी इंपॉर्टेंट, सफिशिएंट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो सोऊंगा नहीं, मैं तो और पढ़ाई करना है मुझे, ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट इन, so putting time in sleeping is like an investment for you. Trust me in this part. तुम लोग जितना ज्यादा सोओगे, ज्यादा मतलब 10 घंटा नहीं, मेरे हिसाब से 5:30 to 6 hours का स्लीप इज गुड इनफ। प्लीज एटलीस्ट इतना लेना, 3-4 घंटा मत सोना, लॉन्ग रन पे बहुत प्रॉब्लम होगा, राइट। चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।